आह झाओ, राहुल, एक अल्फा का रट रट कैसा महसूस होता है? यह मौत से भी बदतर महसूस होता है। आर्यन आर्यन को लगा कि वह शायद अभी भी सपना देख रहा है। सपने में उसने एक बार फिर अपनी पुरानी असफल जिंदगी को महसूस किया। वह और राहुल लू झिझाओं झुग्गी झोपड़ी के एक साधारण लेकिन आरामदायक कमरे में बैठे थे। वे एक ऐसी बातचीत कर रहे थे जिसमें घबराहट और हिचकिचाहट घुली हुई थी। आर्यन को याद आया कि यह सब तब हुआ था जब घर से भागने के बाद राहुल को पहली बार सबसे गंभीर रट का दौरा पड़ा था। अतीत की कड़वी यादें, बिटर मेमोरीज। उस घटना से पहले एक बीटा होने के नाते आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल जैसा मजबूत, खुशमिजाज और स्वाभिमानी अल्फा फेरोमोन्स की वजह से इतना पागल हो सकता है। यहाँ तक कि खुद राहुल को भी अपने इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। जब वह खन्ना परिवार लू फैमिली के साथ रहता था तो जैसे ही पता चलता कि उसका रट शुरू होने वाला है, डॉक्टर उसे दवाइयां और इंजेक्शन दे देते थे। हालांकि बाजार में मिलने वाली दवाइयां राहुल जैसे लेवल अल्फा के लिए सिर्फ एक दिखावा मात्र थी। लेकिन जब से वे घर से भागे थे, उनके पास खन्ना परिवार जैसी डॉक्टरी सुविधाएं नहीं थी। इसी वजह से राहुल का यह दौरा बहुत खतरनाक साबित हुआ। अगर आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर राहुल को एक तहखाने क्रिप्ट में बंद न किया होता, तो वह राहुल जो हमेशा उसे प्यार करता था, आर्यन के साथ कुछ ऐसा कर बैठता जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता था। एक दर्दनाक अनुभव, अ पेनफुल एक्सपीरियंस। एक बीटा होने के कारण आर्यन के पास वे ओमेगा फेरोमोन्स नहीं थे जो एक अल्फा को शांत कर सकें। ऐसे में अगर कोई अल्फा बेकाबू हो जाए तो आर्यन का अंत बहुत बुरा हो सकता था। भले ही उस वक्त सबसे बुरा हादसा नहीं हुआ, फिर भी आर्यन की हालत बहुत खराब थी। जब राहुल को आखिरकार होश आया तो आर्यन का पूरा शरीर चोटों और जख्मों से भरा हुआ था। अपने शिकार द्वारा विरोध किए जाने पर पागल हुए अल्फा ने सहज रूप से हिंसा का सहारा लिया था। आर्यन के शरीर पर कई चोटें थी और इसी घटना के दौरान उसे पता चला कि राहुल के फेरोमोन्स से उसे कितनी गंभीर एलर्जी हो सकती है। राहुल का पछतावा, राहुल्स गिल्ट। मुझे माफ कर दो, आर्यन। मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। आर्यन एक भारी कंबल में लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर पड़े नीले निशान और मोच खाए हुए जोड़ बुरी तरह दर्द कर रहे थे। वह काफी देर तक खामोश रहा, फिर उसने एक ठंडी आह भरी और राहुल से पूछा, क्या तुम अल्फा लोगों के लिए ओमेगा फेरोमोन्स के बिना रहना इतना ज्यादा तकलीफदेह होता है? राहुल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तहखाने में पागलपन के दौरान उसके चेहरे पर भी काफी चोटें आई थी और वह बहुत बेहाल दिख रहा था। वह नौजवान जो कभी जोश से भरा रहता था, अब पछतावे की आग में जल रहा था और उसकी आंखों में लगभग आंसू थे। यह सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही कहीं अकेले चले जाना चाहिए था। मैं बहुत लापरवाह था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मैंने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया। तुम जानते हो आर्यन, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर आग जल रही हो। मुझे लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। यह कहते हुए राहुल के चेहरे पर एक बार फिर गहरी उदासी छा गई। अगर मेरा लेवल थोड़ा कम होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम मैं दवाइयों इनहिबिटर्स का इस्तेमाल तो कर पाता। उस वक्त राहुल से प्यार करने वाले उस दुबले लड़के आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब आर्यन आर्यन को यह भी याद नहीं कि उस समय वह क्या सोच रहा था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, आर्यन। अगर अगली बार मुझे ऐसा दौरा पड़ा तो मैं निश्चित रूप से तुमसे दूर रहूंगा। मैं कसम खाता हूँ, यह आखिरी बार है जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। यह मेरी गलती है, वाकई मेरी ही गलती है। धीरे धीरे राहुल की आवाज और वह टूटी फूटी झोपड़ी धुंधली होकर एक में मिल गए। टपक टपक। आर्यन की सांसें तेज और भारी होने लगी। एक डरावना मोड़, अ टेरिफाइंग टर्न। खून की मीठी महक के साथ आसपास का नजारा बदलने लगा। पलक झपकते ही आर्यन ने खुद को दोबारा महुर्गा के उस संकरे और अंधेरे केबिन में पाया। और उसके सामने वाला वह अल्फा अचानक एक दूसरे पीले
उदास और सुंदर चेहरे वाले आदमी में बदल गया। वह मिस्टर सी थे। आर्यन ने दहशत के साथ अपने सामने मौजूद उस आदमी को देखा। मिस्टर सी का चेहरा राख जैसा सफेद था और वे मेका के फर्श पर खामोश लेटे हुए थे। उनका शरीर काले और गाढ़े खून से लथपथ था। उनके सीने में कोई हलचल नहीं थी। उनके शरीर पर एक भयानक घाव था, जिसमें से सिर्फ उस काली खंजर का हत्था दिखाई दे रहा था। वह आदमी अपनी गंभीर चोटों के कारण मर चुका था। मिस्टर सी। आर्यन हांफते हुए उस खौफनाक दुःस्वप्न से जाग गया। होश और हकीकत, रियलिटी रिटर्न्स। जैसे ही उसे होश आया, उसके शरीर की जबरदस्त बेचैनी भी तुरंत वापस लौट आई। उसकी गर्दन के पीछे पट्टी बंधी थी और दवा की वजह से वहां की त्वचा पर ठंडक महसूस हो रही थी। फिर भी वह ठंडक उसकी ग्रंथियों की गहराई में होने वाली जलन को दबा नहीं पा रही थी। उसका शरीर भारी लग रहा था, मांसपेशियों में दर्द था और शरीर के अंदर एक अजीब सी टीस थी। हालांकि उसे होश आ गया था, लेकिन उसकी सोच और उसकी सारी इंद्रियां अभी भी पानी में डूबी हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे वह बाहरी दुनिया से कटा हुआ हो। आर्यन को बस धुंधला सा एहसास हुआ कि उसके पास कोई बहस कर रहा है। एक आवाज बहुत जानी पहचानी थी और दूसरी बिल्कुल अनजान। आर्यन को तुरंत स्नेक डेन से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वह यहाँ रहा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह आगे भी मुखिया स्नेक लॉर्ड को प्रभावित नहीं करेगा। कृपया शांत हो जाओ, बैनियन बाइनियन। यह जगह बॉस के कैद वाले इलाके कन्फाइनमेंट फील्ड से बहुत दूर है। आर्यन उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले तुम लोगों को लगता था कि आर्यन एक बीटा है, इसलिए उसके फेरोमोन्स विकसित होने के साफ संकेतों के बावजूद तुमने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब हालात देखो, मुखिया की हालत। लानत है, अगर यह बीटा यहाँ न होता तो उनकी हालत इतनी खराब कभी नहीं होती। मुझे पता है कि तुम बॉस का बहुत सम्मान करते हो, इसलिए तुम भावनाओं में बह रहे हो। ऐसी चीजों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इस बार साफ तौर पर यह स्नेक डेन की गलती है। हमें तो आर्यन से माफी मांगनी चाहिए। अपना गुस्सा यहाँ मत उतारो। शियेन, एक्सुई यिनहुया, तुम किसकी तरफ हो? मैं इंसाफ की तरफ हूँ। नहीं, मतलब तुम भी तो आखिर एक मेडिकल ऑफिसर हो। तुम्हें अपने काम में ज्यादा शांत और निष्पक्ष होना चाहिए। हालांकि आर्यन को यह पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं, फिर भी उसने दर्द में अपनी भौहें सिकोड़ी। वह तकलीफ में करा उठा और उसने उठकर बैठने की कोशिश की। अगले ही पल आसपास हो रही बहस अचानक शांत हो गई। आर्यन, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला ठंडा और चिपचिपा तरल पदार्थ, ट्रीटमेंट लिक्विड, धीरे धीरे बाहर निकाला गया। जैसे ही उस मशीन, ट्रीटमेंट कंपार्टमेंट का ढक्कन खुला, शियेन की खुशी भरी आवाज साफ सुनाई देने लगी। खू खू। खांसते हुए आर्यन के गले और नाक में इलाज वाला तरल भर गया था, जिसे उसने खांसते हुए बाहर निकाला। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी करवट बदली और पास खड़े व्यक्ति को देखा। जैसे ही उस मासूम चेहरे वाले लड़के, शियेन की काली वर्दी आर्यन की नजरों के सामने आई, वह डर के मारे पीछे की ओर सिमट गया। तुरंत ही पिछली सारी यादें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। वह मेका का कॉकपिट, मिस्टर सी का वह पागलपन और आखिर में उनका वह खून से लथपथ घाव। मिस्टर सी। आर्यन ने अनजाने में उठने की कोशिश की, पर जैसे ही शरीर पर जोर पड़ा, वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और वापस गिर गया। ऐसा नहीं था कि शरीर पर कोई बहुत गहरा जख्म था, बल्कि शरीर की गहराइयों में एक ऐसी अजीब सी टीस और कमजोरी थी जिसने उसे बेबस कर दिया था। सावधान, आराम से, अभी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हुआ है। शियेन ने चिल्लाते हुए आर्यन को सहारा दिया और उसे वापस मशीन में लिटा दिया। तुम्हें ठीक होने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे, शियेन बड़बड़ाया। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। फिर उसने घबराकर पास खड़े एक व्यक्ति को आवाज दी, बैनियन बाइनियन, इधर आओ और जरा देखो, आर्यन को क्या हो रहा है? वह इतना पीला क्यों दिख रहा है? वह आदमी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मशीन के पास आया। वह एक सुंदर नौजवान था, लेकिन उसका चेहरा, खाल और बालों का रंग पृथ्वी के लोगों जैसा नहीं था।
उसकी त्वचा हल्की नीली सफेद थी, आंखों की पुतलियां बैंगनी थी और छोटे बाल सुनहरे थे। रंगों का यह अनोखा मेल आर्यन को कुछ जाना पहचाना सा लगा। शियेन, एक्स्यूई यिनहुया ने तुरंत आर्यन की उलझन दूर कर दी। आर्यन, ये बैनियन, बाइनियन हैं, हमारे स्नेक डेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर। भले ही ये उम्र में कम है, पर ये बहुत काबिल हैं। ये लेया लेया नस्ल के आधे खून वाले हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि लेया लोग दिमागी शक्ति को काबू करने में उस्ताद होते हैं। वैसे जो लेया के पौधे तुम उगा रहे थे, वे असल में इन्होंने ही उगाए थे। हाँ हाँ, पर इनसे तो वे बिल्कुल नहीं उगे, मजबूरन इन्हें धरती पर किसी को ढूंढना पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह पाल लोगे। शियेन ने माहौल को हल्का करने के लिए दोनों का परिचय करवाया। पर आर्यन आर्यन जो अभी अभी बेहोशी से जागा था और जिसका दिमाग सुन्न था, उसे भी लगा कि शियेन अगर चुप ही रहते तो बेहतर था। बैनियन नाम के उस डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था और लैया के फूलों का जिक्र सुनते ही उनके तेवर और भी बिगड़ गए। उन्होंने शियेन को नजरअंदाज किया और बेहद ठंडे अंदाज में आर्यन की जांच की। कुछ टेस्ट रिपोर्ट लिखने के बाद बैनियन आर्यन के पास से हटे और शियेन से बोले, यह बहुत कमजोर है और कम समय में इसके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाईग्रेड अल्फा फेरोमोन्स चले गए हैं। इसका शरीर तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, बस इतनी सी बात है। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। शियेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने घबराते हुए पूछा, इतनी सी बात कैसे हो सकती है? आर्यन के शरीर में जिनके फेरोमोन्स गए हैं, वे बोलते बोलते शियेन की जुबान फिसलते फिसलते बची। उन्होंने बात घुमाई और पूछा, इसका कोई बुरा असर सिक्वली तो नहीं होगा ना? बैनियन ने तंज कसा, अगर तुम्हें मेरे फैसले पर शक है तो तुम खुद डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आह! शियेन की बोलती बंद हो गई। नियन ने उन्हें घूर कर देखा और सीधे कमरे से बाहर निकल गए। पीछे छूटे शियेन ने रोनी सूरत बनाकर आर्यन से माफी मांगी। मुझे माफ करना, उसका मूड आजकल बहुत खराब चल रहा है, ये लेया लोग होते ही ऐसे हैं। खैर, तुम फिक्र मत करो। बैनियन ने कहा है कि तुम ठीक हो, तो तुम ठीक ही होगे। मैं तो बस इसलिए घबरा गया था क्योंकि एक बार गलती से उनके, मिस्टर सी के, फेरोमोन्स मुझ तक पहुंच गए थे और मुझे कई दिनों तक सिरदर्द, पेट दर्द और पैरों में ऐंठन रही थी। वह बहुत डरावना था। जहां तक तुम्हारी बात है, उनका लेवल बहुत ऊंचा है, आम इंसान इसे झेल नहीं सकता। तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ? अगर बीमार जैसा लगे तो बता देना। आर्यन खामोशी से शियेन को देखता रहा और काफी देर बाद बोला, मिस्टर सी कैसे हैं? शियेन का चेहरा जड़ हो गया, जैसे वे आर्यन के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहते हों। मुझे माफ कर दो। वे अभी तक खुद आकर तुमसे माफी नहीं मांग पाए हैं, पर मैं स्नेक डेन की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आर्यन ने शियेन को बीच में ही टोका और फिर से पूछा, मैं जानता हूं कि मिस्टर सी, वे ऐसे इंसान नहीं हैं जो ऐसा कुछ करें और सामने न आए। शियेन, सच बताओ, क्या हुआ है? शियेन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। यह शियेन, एक्स्यूई यिनहुया की आंखों में भी एक ऐसी निराशा झलकी जिसे वह छिपा नहीं सका। वे अभी जीवित हैं, उसने कहा। लेकिन वे बस जीवित थे। कुछ दिनों बाद आर्यन आर्यन आखिरकार बिस्तर से उठने लायक हुआ। वह जमीन की गहराइयों में बनी उस काल कोठरी, अंडरग्राउंड प्रिजन, के पास खड़ा था। कांच की एक विशाल दीवार के पीछे उसने उस आदमी को देखा जो हवा में आधा लटका हुआ और बिल्कुल स्थिर था। अनगिनत मजबूत धातु की जंजीरों, एलॉय रिस्ट्रेंट्स, ने उसे जकड़ रखा था। उस मंजर को देखकर शियेन के वे शब्द आर्यन के दिमाग में गूंजने लगे। कैद में मुखिया, द कैप्टिव लॉर्ड। आर्यन की आंखों के सामने जो नजारा था, वह किसी दुह स्वप्न से कम नहीं था। मिस्टर सी, जो हमेशा इतने गौरवशाली और शक्तिशाली दिखते थे, आज उसी काल कोठरी में एक कैदी की तरह थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। वे भारी मशीनों और जंजीरों से बंधे थे ताकि उनकी बेकाबू दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, दोबारा बाहर न आ सके। उस विशाल कांच के पार से वे एक ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह लग रहे थे जो कभी भी टूट सकती है।
आर्यन का दिल बैठ गया। उसने मिस्टर सी को बचाने के लिए खुद पर वार किया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस तरह एक जानवर की तरह कैद कर दिया जाएगा। स्नेक डेन के मुखिया को कैद करने के लिए बनाया गया कन्फाइनमेंट फील्ड जमीन की गहरी गहराइयों में स्थित था। इस जगह को चुनने का मकसद बाहरी फेरोमोन्स के असर से उस आदमी को बचाना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद यह था कि जब वह पूरी तरह पागलपन की स्थिति में पहुंच जाए तो उसकी बिखरी हुई दिमागी शक्ति और खतरनाक फेरोमोन्स हवेली के बाकी सभी लोगों की जान न ले लें। पूरा कन्फाइनमेंट फील्ड एक विशाल बेलनाकार सिलेंड्रिकल गहरे कुएं जैसी संरचना थी। कांच की एक विशाल दीवार ने इस गहरे कुएं को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ स्नेक डेन के कर्मचारी थे। सफेद कोट और काली वर्दी पहने वाइपर सैनिक और डॉक्टर गंभीर चर्चाओं में व्यस्त थे। चारों तरफ जटिल निगरानी उपकरण और नियंत्रण टर्मिनल फैले हुए थे, जो दीवार के दूसरी तरफ मौजूद उस आदमी पर पल पल नजर रख रहे थे। कांच की दीवार के दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा था। वहां एक आदमी लटका हुआ था, एक मूक प्रतिमा, अ साइलेंट स्टैच्यू। उनका सिर झुका हुआ था और उनके लंबे काले बाल उनके सुंदर और आकर्षक चेहरे को ढके हुए थे। उस आदमी के हाथ फैले हुए थे, बिल्कुल किसी प्राचीन धार्मिक चिन्ह पर चढ़ाए गए शिकार की तरह। उनका पूरा शरीर एक शक्तिशाली चुंबकीय जंजीर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रिस्ट्रेंट के सहारे हवा में स्थिर लटका हुआ था। उनका ऊपरी शरीर नग्न था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा काले अजगर जैसी मजबूत धातु की केबलों की परतों से सील किया गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी पर लगी धातु की हर कड़ी से केबल और नसों में जाने वाली दवाइयों की नलियां 4 लाइंस जुड़ी हुई थी। उस आदमी की त्वचा का हर इंच संगमरमर की तरह सफेद था। उनकी कदकाठी किसी प्राचीन देवता द्वारा छोड़ी गई संगमरमर की मूर्ति की तरह शालीन और सुंदर थी। लेकिन अगर वह वास्तव में देवताओं की कोई पत्थर की मूर्ति होती, तो उसके शरीर पर इतने भयानक घाव नहीं होते जो अभी तक भरे भी नहीं थे। उन घावों की तुलना में वह बड़ा घाव भी छोटा लग रहा था जो उन्होंने आर्यन को बचाने के लिए खुद को चाकू मार कर बनाया था। यह सब कैसे हो गया? रूह को कंपा देने वाला मंजर, द चिलिंग साइट। हालांकि आर्यन को अंदाजा था कि मिस्टर सी की हालत ठीक नहीं होगी, लेकिन अपनी आंखों से उन्हें इस हाल में देखकर उसे एक गहरा सदमा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आर्यन धीरे से बड़बड़ाया। क्या मिस्टर सी स्नेक डेन के सदस्य नहीं थे? क्या उनकी सबसे कोमल और सुरक्षित तरीके से देखभाल नहीं की जानी चाहिए थी? फिर ऐसा क्यों है कि आर्यन तो एक आरामदायक और मुलायम इलाज वाली मशीन में होश में आता है, लेकिन उस आदमी के साथ किसी शिकार टीम द्वारा पकड़े गए किसी परग्रही जानवर, एलियन बीस्ट की तरह इतना क्रूर और ठंडा व्यवहार किया जा रहा है? कोई और रास्ता नहीं है। आर्यन को यहाँ लाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टुअर्ड ने पास में खड़े होकर शांति से कहा, उनकी हालत बहुत खराब है और हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका आगे इलाज कर सकें। आप यहाँ जो भी पाबंदियां देख रहे हैं, वे उन्हें निष्क्रिय डोमेंट रखने के लिए बनाई गई हैं। यह उन्हें जीवित रखने का इकलौता तरीका है और सबकी जान की सुरक्षा के लिए यही समाधान अपनाना पड़ा। एक बेकाबू हथियार, एन आउट ऑफ कंट्रोल वेपन। निष्क्रिय रखना? आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। स्टुअर्ट की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर सी कोई इंसान नहीं, बल्कि नियंत्रण से बाहर हो चुका कोई बायोकेमिकल हथियार हो। अगर उन्हें हिलने डुलने की आजादी दी गई, तो भले ही वे होश में न हों, फिर भी हम उनके अंधाधुंध हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए स्टुअर्ट ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इशारे पर वहां मौजूद बाकी कर्मचारी बाहर जाने लगे। जल्द ही उस काल कोठरी में सिर्फ स्टुअर्ट और आर्यन ही रह गए। मैदान खाली होने के बाद जेल के एक कोने से एक धातु का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा, जिसके अंदर धातु की चीजों का ढेर लगा हुआ था। आर्यन ने करीब जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। वह धातु का ढेर असल में अनगिनत टूटी हुई स्टील की केबलों, मुड़े हुए और टूटे हुए हथियारों, पुर्जों में बिखरे हुए डिफेंस रोबोट्स और ढालों, शील्ड्स से बना था। वे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसी भीषण युद्ध के बाद युद्ध के मैदान से साफ किया गया कचरा हो। हर मलबा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था।
आर्यन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस तरह का हथियार उन्हें इतनी भयानक क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और स्टुअर्ट की पिछली बातों को जोड़कर उसके मन में एक खौफनाक विचार आया। तबाही का मंजर, द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिस दौरान तुम कोमा में थे, वे कई बार जागे। वे बहुत उन्माद, मैनिक में थे और उन्होंने वैसी ही तबाही मचाई जो तुम अभी देख रहे हो, स्टुअर्ट ने कहा। तुरंत बाद स्टुअर्ट के निर्देश पर कांच की वह दीवार एक पारदर्शी स्क्रीन में बदल गई। उस पर जो नजारा दिखा वह मलबे का एक बड़ा ढेर था। अगर स्क्रीन के नीचे लिखा न होता तो आर्यन कभी सोच भी नहीं पाता कि यह वही मेका ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां वह पहले गया था। आखिरकार हमें उन्हें शांत करने के लिए गैर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। मेरा मतलब है, उन्हें पूरी तरह कोमा में डालना पड़ा। स्टुअर्ट ने मिस्टर सी के पीछे लगी उस मशीन की ओर इशारा किया जो लगातार उनके शरीर में दवाइयां पहुंचा रही थी, और उन केबलों की ओर भी जो नसों को शांत करने वाला करंट, बायोलॉजिकल करंट्स, छोड़ रही थी। यह सब कोई इंसान कैसे कर सकता है? आर्यन की सांसें फूलने लगी। पीले पड़ चुके चेहरे के साथ उसने अपने मन में उठ रहे शक को दबाने की कोशिश की। असली पहचान, द रियल आइडेंटिटी। हालांकि जब से वह होश में आया था, हर छोटी बड़ी बात उसे एक ही कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। बेशक स्नेक डेन के लोगों और इमारतों को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन एक लेवल अल्फा के लिए यह संभव है। स्टुअर्ट का चेहरा बिल्कुल सपाट था। मुझे खेद है कि मेरे मालिक रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने साथ रहने के दौरान अपनी असली पहचान तुमसे छिपाई। मुझे लगता है कि वे बस तुम्हें डराना नहीं चाहते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका रट इतनी देरी से और इतने बेकाबू तरीके से आएगा, जिससे तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी चोट पहुंचेगी। भले ही वह एक रोबोट की आवाज थी, पर आर्यन को स्टुअर्ट की बातों में गहरी माफी का एहसास हुआ। लेकिन इस पल वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि एक मशीन इतनी इंसानी कैसे हो सकती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। मिस्टर सी की असली पहचान रुद्र प्रताप, लू तैपन, है। स्नेक डेन के स्वामी, खन्ना परिवार के मुखिया, पृथ्वी गठबंधन के एकमात्र लेवल अल्फा, युद्ध के देवता, नायक, दानव, और एक पागल इंसान। मालिक एक बहुत ही गंभीर फेरोमोन डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है। एक बार जब वे अपने रट में पहुंच जाते हैं तो वे खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रख पाते। स्टुअर्ट अभी भी आर्यन से माफी मांग रहा था और उसे सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। दर्द का अंतहीन चक्र, द साइकिल ऑफ पेन, फेरोमोन डिसऑर्डर। आर्यन ने अनजाने में इन शब्दों को दोहराया। इसी बीमारी की वजह से मिस्टर सी, नहीं, अब उन्हें रुद्र प्रताप कहना चाहिए, मेका के अंदर अचानक एक अलग ही इंसान बन गए थे। आर्यन ने अनजाने में अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। उस आदमी के दांतों के निशान अब भी जल रहे थे। वह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे आर्यन के शरीर के अंदर उस अल्फा के गाढ़े फेरोमोन्स अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हों। आर्यन को धुंधली सी वे बातें याद आईं जो पिछले जीवन में राहुल, लू झिझाओं, ने उसे टुकड़ों टुकड़ों में बताई थी। यह एक लाइलाज बीमारी है। आम लोग उस स्तर के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आदमी का फेरोमोन डिसऑर्डर इतना गंभीर है कि उनकी दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, बढ़ती ही जा रही है। अंत में जब यह शक्ति शांत नहीं हो पाएगी तो यह उनके अपने ही मानसिक सागर, स्पिरिचुअल सी, को पिघला देगी। कोई रास्ता नहीं है। सब जानते हैं कि रुद्र प्रताप अंत में पूरी तरह पागल हो जाएंगे। एक बार उनके जैसा अल्फा नियंत्रण खो दे तो वह इंसान द्वारा लाई गई सबसे बड़ी आपदा होगी। यह बहुत दर्दनाक होता होगा। मैंने सुना है कि बाहरी फेरोमोन्स का जरा सा भी स्पर्श उन्हें पूरी तरह तोड़ देता है। पहले कुछ लेवल अल्फा के साथ ऐसा हुआ था, वे 6 महीने भी नहीं टिक पाए। दर्द इतना था कि उन्होंने अस्पताल की दीवारों को झाग की तरह तोड़ दिया और तड़पत कर मर गए। एक महान त्याग, अ ग्रेट सैक्रिफाइस। वह दर्द इतना भयानक था कि इंसान पूरी तरह पागल हो जाए, लेकिन उस स्थिति में भी वह आदमी अचानक होश में आया। भले ही वह होश बहुत कम समय के लिए था और उसकी कीमत बहुत दर्दनाक थी,
फिर भी उन्होंने आर्यन को खुद से दूर भागने का मौका दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या वे फिर से पागलपन में डूब गए? क्या उनके शरीर पर मौजूद ये नए जख्म दूसरे वाइपर सैनिकों ने उन्हें काबू में करने के लिए दिए थे? क्या रुद्र प्रताप, जो हथियारों से बिंधे हुए थे, एक कैदी की तरह जकड़े हुए थे और दवाइयों के जरिए सुला दिए गए थे, अपने उस धुंधले होश में अब भी उस दर्द को महसूस कर रहे होंगे? मिस्टर सी, आर्यन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। उसे मिस्टर सी की असली पहचान जानकर बहुत हैरान होना चाहिए था, लेकिन इस पल उसके मन में सिर्फ उस दिन का नजारा घूम रहा था जब रुद्र प्रताप ने आर्यन को बचाने के लिए खुद को चाकू से फर्श पर कील की तरह ठोक दिया था। उसने अपना सिर घुमाया और बेजान, शांत खड़े स्नेक डेन के स्वामी को एकटक देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल सिकुड़कर एक छोटी और सख्त गेंद जैसा हो गया है, जैसे शीशे की कोई भारी गोली उसके सीने को दबा रही हो। बिना सोचे समझे वह उस कांच की दीवार, बैरियर के बिल्कुल सामने जा पहुंचा। भले ही रुद्र प्रताप, लू तैपन को जबरदस्ती सुला दिया गया था, लेकिन उनके शरीर से बाहर निकल रही दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, अब भी दूसरों को बहुत बेचैन कर रही थी। दीवार के पास का इलाका खाली पड़ा था और हर कोई जानबूझकर या अनजाने में वहां से दूर हटकर ही निकल रहा था। आर्यन, आर्यन वहां काफी देर तक खड़ा रहा। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और उस बेहद मोटी और ठंडी कांच की दीवार पर रख दिया। ऐसा करके उसे लग रहा था जैसे वह सच में उस आदमी को छू पा रहा हो। यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? अचानक दूर से एक बेरुखी भरी आवाज आई। इसके तुरंत बाद सफेद कोट पहने वह युवा, लेया डॉक्टर गुस्से में काल कोठरी के अंदर दाखिल हुआ। मेडिकल ऑफिसर बैनियन, बाइनियन स्टोर ने उसका स्वागत किया। अभी आपकी ड्यूटी का समय नहीं हुआ है। आपको काम के प्रति इतना उत्साहित देखकर अच्छा लगा। उनकी बातचीत सुनकर आर्यन अपनी यादों की दुनिया से बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ। बैनियन सीधे आगे बढ़ा और उसने आर्यन को बड़ी बेरहमी से उस कांच की दीवार के पास से पीछे खींच लिया। मेडिकल ऑफिसर बैनियन, कृपया शांत हो जाइए। कृपया मुखिया, स्नेक लॉर्ड से दूर रहें। बैनियन ने स्टुअर्ट की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और जब उसने आर्यन से एक एक शब्द चबाकर कहा, तो उसकी आवाज लगभग एक दबे हुए गर्जने जैसी थी। तुम मुखिया के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा, सेफ्टी हैजर्ड हो। मुझे उम्मीद है कि तुम यह बात समझोगे। बढ़ता हुआ तनाव, राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। बैनियन की आंखों में आर्यन के लिए साफ नफरत दिख रही थी। उसे लगता था कि आर्यन की मौजूदगी ने ही उनके बॉस की हालत इतनी खराब कर दी है। दूसरी तरफ आर्यन अभी भी कमजोर था और बैनियन की उस सख्त पकड़ से उसकी कलाई पर निशान पड़ रहे थे। तुमने मुखिया की हालत को और भी बदतर बना दिया है। अगर तुम यहाँ न होते तो हालात इतने खराब कभी नहीं होते। बैनियन, बाइनियन ने आर्यन से सीधे शब्दों में कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुन्न होकर अपने सामने खड़े उस लया डॉक्टर को देखता रहा। उसके चेहरे से खून जैसे गायब हो चुका था। बैनियन की बातें कड़वी थी, पर एक हद तक आर्यन उनका खंडन नहीं कर सका। भले ही सबने उससे कहा था कि रुद्र प्रताप, लू तैपन का नियंत्रण खोना एक दुर्घटना थी, लेकिन उसके मन का डर इन बहानों से कभी शांत नहीं हुआ। क्या मिस्टर सी, क्या रुद्र प्रताप के पागलपन का उससे वाकई कोई लेना देना नहीं था? आर्यन इस बारे में पक्का नहीं था। स्टुअर्ट का बचाव, दियाल्स डिफेंस। मेडिकल ऑफिसर बैनियन, युवा मास्टर आर्यन की दुर्घटना से पहले और बाद में कई बार जांच की जा चुकी है। अब भी उनके फेरोमोन्स का बहाव खतरे के निशान से ऊपर नहीं गया है। यहाँ तक कि यह उन वाइपर सैनिकों से भी कम है जो दिनरात मुखिया के साथ रहते हैं। स्टुअर्ट ने बीच में टोकते हुए सफाई देने की कोशिश की, पर बैनियन ने अपनी आवाज और ऊंची कर ली। तो क्या हुआ? मुखिया अभी भी बेकाबू है। इतने सालों में उन्होंने कभी आपा नहीं खोया, फिर यहाँ आने के तुरंत बाद ही ऐसा क्यों हुआ? लेवल की दिमागी शक्ति और फेरोमोन डिसऑर्डर की वजह से मालिक का नियंत्रण खोना तय था। इसके लिए स्नेक डेन पहले से तैयार था। स्टुअर्ट शांति से आगे बढ़ा। उसका कृत्रिम शरीर इतना बड़ा था कि आर्यन उसके पीछे छिप सकता था। हकीकत का सामना, फेसिंग द फैक्ट्स।
बैनियन के सामने उस एआई की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। इसके अलावा मैंने पिछले कुछ समय के उन सभी आंकड़ों की जांच की है जब मालिक मास्टर आर्यन के साथ एक ही कमरे में थे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आर्यन के साथ होने पर मालिक के शरीर के सभी पैरामीटर्स, वैल्यूज बिल्कुल सही थे। उनमें सुधार के भी कुछ संकेत मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि मुखिया की उस सुधार का किसी बीटा से कोई संबंध था। मास्टर आर्यन के साथ रहने से मुखिया ने नियंत्रण नहीं खोया जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरी गणना के अनुसार आर्यन के फेरोमोन्स में मुखिया की खराब सेहत को सुधारने की बहुत अधिक संभावना है। बैनियन का चेहरा और भी बिगड़ गया। वह गुस्से में उस रोबोट को घूरने लगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम कोई पेशेवर मेडिकल एआई भी नहीं हो। वैसे भी मुखिया के उन्माद ने तुम्हारी मुख्य चिप को नुकसान पहुंचाया है ना? अब तुम्हारे पास चिकित्सा सहायता के लिए अतिरिक्त सोचने की शक्ति नहीं बची है, वरना तुम मुखिया के इलाज के लिए मुझ पर इतना दबाव नहीं डालते। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास यह गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि यह बीटा मुखिया को शांत कर सकता है। क्या होगा अगर उसने मुखिया की हालत और बिगाड़ दी तो? मेडिकल ऑफिसर बैनियन, ऐसा लगता है कि मालिक के प्रति आपकी व्यक्तिगत भावनाओं ने आपकी डॉक्टरी जिम्मेदारी में गंभीर दखल देना शुरू कर दिया है। स्टुअर्ट ने शांति से अपनी बात कही। अतीत का साया, शैडोज ऑफ द पास्ट। मैं ऐसा नहीं। एआई और बैनियन के बीच की बहस कोई शोरशराबे वाली नहीं थी, लेकिन इस झगड़े का मुख्य केंद्र होने के कारण आर्यन का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी पुरानी याद में वापस चला गया हो। अपने पिछले जीवन में भी खन्ना परिवार, लू फैमिली के सदस्य इसी तरह उसके सामने आए थे और उस पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उसने बेशर्मी से खन्ना परिवार की इकलौती उम्मीद, राहुल, को बहकाया है और उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए नीच हथकंडे अपनाए हैं। आर्यन को अपना सीना भींचता हुआ महसूस हुआ। उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था। इस समय आर्यन आर्यन की शारीरिक बेचैनी बहुत बढ़ गई थी और उसे एक बेकाबू डर महसूस होने लगा। उसके फेरोमोन्स की मात्रा इतनी कम थी कि उसे खुद एहसास नहीं हुआ, लेकिन शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण उसके आसपास उदासी की एक कड़वी सी गंध फैलने लगी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक अल्फा को उसके फेरोमोन्स पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। फिर भी वह अल्फा, रुद्र प्रताप, जिसे जबरदस्ती सुलाया गया था, उसकी पलकों के नीचे उसकी आंखें हरकत करने लगी। रुद्र प्रताप की चेतना, उसका साथी इस वक्त भारी दबाव और दुख में है। स्टुअर्ट, मुझे माफ करना। मुझे लगता है मेडिकल ऑफिसर बैनियन सही कह रहे हैं। शायद मुझे मिस्टर मालिक के इलाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आर्यन ने धीरे से स्टुअर्ट की आस्तीन खींची। जब वह बोला, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज कितनी कमजोर हो गई है। रुद्र प्रताप की चेतना, हालांकि वह होश में नहीं था, पर उसे पता था कि उसका साथी बहुत छोटा और कमजोर है। उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत है। आपने कभी बाधा नहीं डाली। स्टुअर्ट ने आर्यन की ओर मुड़कर देखा, पर आर्यन की हालत देखते ही उस एआई ने तुरंत अपनी बात बदल दी। लेकिन मैं देख सकता हूं कि आपकी सेहत अभी बहुत खराब है। मुझे माफ करें, मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था। मास्टर आर्यन, कृपया मुझे आपको वापस आपके कमरे तक ले जाने की अनुमति दें। इतना कहकर स्टुअर्ट ने पीले पड़ चुके बैनियन को विदा किया। फिर उसने लड़खड़ाते हुए आर्यन को सहारा दिया और बाहर की ओर बढ़ने लगा। रुद्र प्रताप की चेतना, वह महक धुंधली हो रही है। वह इंसान मुझसे दूर जा रहा है। कोई उसे ले जा रहा है। नहीं, इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है। तबाही की शुरुआत, द आउटब्रेक। चटाक। अभी वे उस काल कोठरी के हॉल से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। चेतावनी, चेतावनी, लक्ष्य की दिमागी शक्ति, मेंटल वैल्यू में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चेतावनी, नसों को सुलाने वाला सिस्टम और बेहोशी की मशीनें फेल हो गई है। चेतावनी, चुंबकीय जंजीरें, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट रिंग्स टूट रही हैं। विफलता की दर 89%, 71%, 42%। आपातकालीन सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया है। लक्ष्य ने जागना शुरू कर दिया है। वाइपर दस्ते को तुरंत बुलाएं। पूरे कन्फाइनमेंट फील्ड में अचानक डरावनी गहरी लाल बत्तियां जल उठीं,
जिससे सब कुछ खून जैसा लाल दिखने लगा। रुद्र प्रताप की धड़कन और दिमाग की लहरें मापने वाली मशीनों पर ग्राफ पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगा। सबसे पहले आर्यन को धातु के खिंचने और टूटने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फटने का शोर गूंज उठा। हालांकि कांच की दीवार बहुत मोटी थी, फिर भी उन धमाकों की गूंज रूह कंपा देने वाली थी। यह आवाज किसी को भी डराने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। आर्यन आर्यन ने दहशत के साथ कांच की दीवार के दूसरी तरफ देखा। अभी कुछ मिनट पहले जो आदमी एक लाश की तरह बेजान और जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसने न जाने कब अपनी आंखें खोल ली थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और उन मजबूत चुंबकीय छल्लों, मैग्नेटिक रिंग्स, को ऐसे तोड़ दिया जैसे वे कोई खिलौना हो। फिर उसने अपने शरीर पर लिपटी उन भारी केबलों को नोचकर फेंक दिया। आर्यन को नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया, लेकिन आजाद होते ही उन मिलिट्री ग्रेड मशीनों से नीली बैंगनी बिजली कड़कने लगी और फिर नारंगी आग की लपटों के साथ काला धुआं उठने लगा। महज कुछ ही सेकंडों में काल कोठरी का वह हिस्सा खंडहर में बदल गया। चेतावनी वाले सायरन एक के बाद एक गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कैद कोई राक्षस राजा, डीमन किंग, जाग गया हो और उसके जागने से धरती और आसमान दोनों कांप रहे हों। इस भारी तबाही के बीच आर्यन को अपनी ओर एक बहुत ही मजबूत नजर महसूस हुई। वह रुद्र प्रताप, लू तैपन, थे। उस आदमी की गहरी काली आंखें कांच की दीवार को चीरती हुई सीधे आर्यन पर टिकी थी। आर्यन बुरी तरह कांप उठा। उस एक पल की नजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उस शिकारी जानवर जैसे रुद्र प्रताप की आंखों में कोई समझ नहीं थी, वहां सिर्फ पागलपन और एक अजीब सी भूख थी। मिस्टर सी अपनी नींद से तो जाग गए थे, पर उन्हें होश नहीं आया था। अफरातफरी, द केओस। जैसे ही अलार्म बजा, वे सभी वाइपर सैनिक और डॉक्टर जो बाहर गए थे, भागते हुए वापस मॉनिटरिंग रूम में आ गए। वे बदहवास होकर मशीनों को चलाने लगे ताकि रुद्र प्रताप को दोबारा काबू में किया जा सके। स्पेयर मशीनें कहाँ हैं? वे काम क्यों नहीं कर रही हैं? लानत है, मुखिया फिर से बेकाबू हो गए हैं। सब लोग अपना बचाव वाला गियर, बफरिंग इक्विपमेंट पहन लो। उन डरी हुई आवाजों के बीच बैनियन, बाइनियन की चिल्लाहट सबसे तेज थी। मुखिया को तेज एनेस्थीसिया, K11 अनेस्थेटिक दो। चाहे बम का इस्तेमाल करो या इंजेक्शन देने वाले रोबोटिक हाथों का, पर कुछ भी करो। उन्हें वापस सुलाना ही होगा, वरना उनका शरीर इस मानसिक पागलपन का बोझ नहीं झेल पाएगा। भागने की कोशिश, दी एस्केप। आर्यन अब वहां और नहीं रुक पाया। हालात बिगड़ते देख स्टुअर्ड ने उसे तेजी से ऊपर उठा लिया। वह रोबोट आर्यन को लेकर तेजी से एस्केप लिफ्ट की ओर भागा। मास्टर आर्यन, आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि हम यहां से जल्द निकल जाएं। इस हालत में मुखिया का सामना करना किसी भी आम इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। मानो स्टुअर्ड की बात सच साबित होने वाली हो, अगले ही पल आर्यन को एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वह चौंक गया और अपनी गर्दन घुमाकर स्टुअर्ड के कंधे के ऊपर से पीछे देखा। उसने देखा कि वह आदमी किसी राक्षस की तरह अपनी आखिरी जंजीर को तोड़कर हवा से नीचे कूद रहा था। वह कांच की दीवार के पास आया और अपना हाथ उठाया। धूम! अगले ही पल वह सुरक्षा दीवार, जिसे 30 प्लाज्मा तोपों के हमले को सहने के लिए बनाया गया था, पलक झपकते ही टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। मेरे पास वापस आओ। क्या यह कोई भ्रम था? आर्यन को हमेशा ऐसा लगा कि उस पल कान फाड़ देने वाले शोर और अलार्म की आवाजों के बीच एक ऐसी फुसफुसाहट थी जो सुनाई नहीं दे रही थी। अगले ही पल उस आदमी की डरावनी आकृति आर्यन की आंखों के सामने से ओझल हो गई। वह स्टुअर्ड ही था जिसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर आर्यन की आंखें ढक दी थी। आप अभी ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य नियमों के अनुसार आपको बहुत अधिक खून खराबे और हिंसा वाले दृश्य देखने से बचना चाहिए, उस एआई ने बड़ी कोमलता से कहा। उसने आर्यन को कसकर अपनी सुरक्षा में लिया और उन वाइपर सैनिकों के बीच से निकलने लगा जो निहत्थे थे पर जिनके चेहरे बहुत सख्त थे। क्या वे ठीक रहेंगे? बाकी लोग, क्या वे सब सुरक्षित रहेंगे? अत्यधिक घबराहट के कारण आर्यन की आवाज बैठ गई थी। कृपया निश्चिंत रहें,
हम स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करेंगे, स्टुअर्ट ने कहा। वह आर्यन को सीधे एस्केप लिफ्ट के अंदर ले आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उस रोबोट ने सुरक्षा कवर को तोड़ दिया और सबसे ऊंचे आपातकालीन स्तर वाला लाल बटन दबा दिया। काले और पीले रंग की बेहद मोटी स्टील की प्लेटें अचानक चारों तरफ से गिर गईं, जिससे लिफ्ट की चिकनी दीवारें पूरी तरह ढक गईं। एक भारी गोल उपकरण एक बार घूमा और धातु के टकराने की आवाज आई, जिसका मतलब था कि पूरी लिफ्ट अब पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। जीजी। स्टील की केबलों के आपस में रगड़ने की हल्की आवाज के साथ लिफ्ट तेजी से काल कोठरी के निकास की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। स्टुअर्ट का दिलासा, स्टुअर्ट्स कंफर्ट। तभी जाकर स्टुअर्ट ने आर्यन को छोड़ा, जैसे उसे बड़ी राहत मिली हो। मास्टर आर्यन, मुझे बहुत दुख है कि आपको इतनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा, उस एआई ने धीरे से कहा। वह जवान लड़का, जो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबर रहा था, जाहिर तौर पर बुरी तरह डर गया था। रोशनी में उसका चेहरा किसी भूत की तरह सफेद पड़ गया था। सच तो यह है कि मेरे मालिक शायद ही कभी ऐसे होते हैं। ज्यादातर समय उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और मिलनसार रहता है, स्टुअर्ट ने उस युवक को शांत करने की कोशिश में अपना पूरा दिमाग लड़ाते हुए कहा। जब वे नियंत्रण में होते हैं तो वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं, स्टुअर्ट ने कहा। लेकिन अगले ही पल धातु के फटने की एक तीखी आवाज ने उस एआई की बात बीच में ही काट दी। आपातकालीन लिफ्ट का डिब्बा बुरी तरह हिलने लगा और फिर अचानक एक झटके के साथ रुक गया। आर्यन आर्यन का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाला था कि स्टुअर्ट ने उसे संभाल लिया। पर इसी समय वे खून जैसी लाल बत्तियां भी बुझ गईं और लिफ्ट में अचानक एक डरावना अंधेरा छा गया। लिफ्ट के ऊपर जाने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। चेतावनी वाले सायरन भी थम गए थे। चारों तरफ बस एक सन्नाटा था। स्टुअर्ट, क्या तुम ठीक हो? आर्यन वहीं खड़ा होकर तेजी से सांसें ले रहा था। फिर उसने उस दयालु और भरोसेमंद रोबोट को ढूंढने के लिए अंधेरे में हाथ पैर मारना शुरू किया। हालांकि उसे जवाब में स्टुअर्ट की आवाज नहीं मिली। तुम मेरे हो? एक धुंधली, भारी और फटी हुई आवाज अंधेरे में गूंजी। तुम सिर्फ मेरे हो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उस पल में वह यह भी भूल गया कि सांस कैसे लेते हैं। अंधेरे में शिकारी, द हंटर इन द डार्क। कचर। धातु के फटने की आवाज आई। आपातकालीन लाइटें थोड़ी देर से जली और उनका वह धुंधला हरा प्रकाश माहौल को और भी डरावना बना रहा था। आर्यन ने आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। तभी उसने लिफ्ट की छत में एक छेद देखा। उस घने अंधेरे छेद के ऊपर से एक सफेद, भावहीन चेहरा दिखाई दिया। अपनी जंजीरों को तोड़कर आजाद हुए उस आदमी के शरीर पर अब भी काफी खून लगा था। उसकी पीठ के पीछे लगी दवा की नलियां बहुत पहले ही टूट चुकी थी और इस समय बेअसर हो चुकी दवा की बूंदें नीचे टपक रही थी। मिस्टर मिस्टर सी। आर्यन महसूस कर सकता था कि अंधेरे में कोई नम और अदृश्य, पर फिर भी महसूस होने वाली चीज धीरे धीरे बन रही थी, जो उसके टखनों और हाथों के चारों ओर रेंग रही थी। यह उस पागल हुए लेवल अल्फा की दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, का ही रूप था। वह आदमी किसी शिकारी मांसभक्षी जानवर की तरह लिफ्ट के अंदर कूद पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे आर्यन की ओर बढ़ाया। मालिक, कृपया ऐसा मत कीजिए। स्टुअर्ट ने अपना हाथ उठाया। वह रोबोट अपनी पिछली सेटिंग के अनुसार उस पागल हो चुके मुखिया को रोकने की प्रक्रिया शुरू करने ही वाला था, लेकिन उसे अपनी चेतावनी पूरी करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने सीधे उस रोबोट की बेहद सख्त मिश्र धातु, एलॉय, वाली खोपड़ी को अपने हाथों से कुचल दिया था। बिजली का करंट कड़कड़ाया और उस आदमी की हथेली के दबाव से रोबोट की खोपड़ी मुड़कर चकनाचूर हो गई, जिससे चिंगारियां निकलने लगी। स्टुअर्ट की बची हुई एक इलेक्ट्रॉनिक आंख रुद्र प्रताप की उंगलियों के बीच फंसी रह गई। मास्टर आर्यन, कृपया सावधान रहें। उसकी बदलती हुई इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी और फिर अचानक बंद हो गई। स्टुअर्ट, यह जानते हुए भी कि वह सिर्फ एक मशीनी शरीर था, अपनी आंखों के सामने यह सब होते देख आर्यन अपनी चीख नहीं रोक पाया। रुद्र प्रताप ने हाथ ढीला किया और रोबोट का शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा।
खूंखार आलिंगन, द फियर्स एम्ब्रेस। नहीं। आर्यन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। तभी उस आदमी ने, जिसने अपने रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी थी, कांपते हुए लड़के को बड़ी ताकत के साथ अपनी बाहों में खींच लिया। उस ठंडे शरीर के स्पर्श से घबराकर आर्यन ने अपने होंठ कसकर काट लिए, ताकि वह डर के मारे चिल्ला न पड़े। रुद्र प्रताप की आंखें अब भी वैसी ही जल रही थी, जैसे वे उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हों। आर्यन तेजी से सांस ले रहा था। उसने खुद को मजबूर किया और अपना सिर ऊपर उठाया। एक पल के लिए उसने स्नेक डेन के स्वामी की आंखों में झांका। मिस्टर सी, जाग जाइए। क्या आप कृपया होश में आ सकते हैं? आर्यन ने धीमी और फटी हुई आवाज में विनती की। एक अजीब सा सुकून, अ स्ट्रेंज कंफर्ट। हालांकि वह पागल आदमी सीधे आर्यन को देख रहा था। उसकी पुतलियों में सिर्फ अराजकता और तर्कहीन अंधेरा भरा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उस बेकाबू अल्फा ने अचानक अपना सिर झुकाया और अपने होंठ आर्यन की ओर बढ़ाए। खून की तेज गंध ने आर्यन को घेर लिया। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उस दर्द का इंतजार करने लगा जो अब मिलने वाला था। लेकिन जैसा उसने सोचा था, वैसी कोई क्रूर यातना नहीं हुई, बल्कि आर्यन को अचानक अपनी आंखों पर कुछ गीला और गर्म महसूस हुआ। रुद्र प्रताप अपनी बाहों में दबे उस लड़के के आंसुओं को अपनी जीभ की नोक से बहुत ही सावधानी और कोमलता से चाट रहे थे। तुम सिर्फ मेरे हो। स्नेक डेन के वह स्वामी, जिनकी चेतना किसी राक्षस या जंगली जानवर जैसी हो चुकी थी और जिन्हें एक अनियंत्रित मानव हथियार कहा जाता था, अपनी गोद में मौजूद उस प्यारे लड़के को सहलाते हुए एक संतुष्ट और धुंधली आह भर रहे थे। पागलपन की हद तक पहुंच चुका वह अल्फा आर्यन को अपनी बाहों में जकड़े हुए था, जैसे वह किसी गहरे उत्साह में डूबा हो। उसके शरीर से निकलने वाले फेरोमोन्स इतने शक्तिशाली और हावी होने वाले थे कि आर्यन की गर्दन का पिछला हिस्सा फिर से गर्म होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन के शरीर के अंदर मौजूद उस अल्फा के पुराने निशान अब इस आदमी के साथ तालमेल बिठा रहे हों। मीठा। उस आदमी के गले से फूटने वाली फुसफुसाहट को सुनकर आर्यन को अपने शरीर में अजीब सी लहरें महसूस हुईं। उसने कमजोर हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आजाद होने के बजाय उसके कान के निचले हिस्से या लोब पर एक हल्का सा दंश मिला। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने सोचा कि इस बार के हालात पिछली बार से भी बदतर लग रहे हैं। हालांकि पिछली बार भी मिस्टर सी अपने मानसिक उन्माद में थे, लेकिन मोहर्गा के अंदर वाला वह आदमी आज जैसा नहीं था। आज जो आदमी उसे थामे हुए था, वह एक जानवर था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह मिस्टर सी के इस रूप का वर्णन कैसे करे। जब उसने उस अल्फा की गर्म और गीली जीभ को अपनी गर्दन तक बढ़ते महसूस किया, तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। एक शिकारी का व्यवहार, द एनिमल इंस्टिंक्ट। उस दिन मेका के अंदर आर्यन उस पागल आदमी से डर गया था, लेकिन आज वह मिस्टर सी के सामने बिल्कुल असहाय था। बिजली के झटकों और दवाइयों ने उनकी सोच न समझने वाली चेतना को पूरी तरह खत्म कर दिया था, और अब सिर्फ एक आदिम प्रवृत्ति, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, बची थी। अभी के रुद्र प्रताप, लू तैपन, एक खतरनाक और खून के प्यासे जंगली जानवर की तरह थे। वे पूरी तरह पाश्विक हो गए थे। काफी देर तक उनके द्वारा रगड़े और चाटे जाने के बाद आर्यन इसी नतीजे पर पहुंचा। आर्यन कोई प्रभावी विरोध नहीं कर पा रहा था। वह लिफ्ट के कोने में दबा हुआ था। वह आदमी पागलों की तरह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के निशानों को सूंघ रहा था, मानो उन निशानों की पुष्टि कर रहा हो जो उसने कुछ दिनों पहले छोड़ दिए थे। रुद्र प्रताप के दांतों की रगड़ से आर्यन के कंधे पर लाल निशान पड़ गए थे। उनके फेरोमोन्स की वजह से आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी गर्दन और कंधा भीग गए हों। रुद्र प्रताप ने उसे इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसके पूरे शरीर की ताकत जवाब दे चुकी थी, और शरीर की गहराइयों में उठने वाला वह अजीब सा दर्द अब और साफ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए आर्यन को लगा कि इस धीरे धीरे होने वाले दर्द से तो बेहतर है कि वे उसे एक ही बार में काट लें। अंधेरे में आहट, अ प्रेजेंस इन द डार्क। तभी जब वह यह सब सोच ही रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर झुका हुआ वह अल्फा अचानक तन गया है। हरी इमरजेंसी लाइट की रोशनी में मुखिया की काली पुतलियां अब किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थी।
उन्होंने आर्यन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और लिफ्ट के भारी दरवाजे को कागज की तरह 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अगले ही पल वे आर्यन को गोद में लेकर लिफ्ट के बाहर गलियारे की ओर बढ़ गए। गलियारे के बाहर भी इमरजेंसी लाइटें होनी चाहिए थीं, पर न जाने क्यों वे सब बंद थी। उस धुंधले अंधेरे में आर्यन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। आर्यन जैसा साधारण इंसान उन वाइपर सैनिकों या अन्य लोगों की आहट नहीं पहचान सकता था, लेकिन वह रुद्र प्रताप की हरकतों को महसूस कर पा रहा था। उसने ध्यान दिया कि रुद्र प्रताप ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और फिर एक निश्चित दिशा में अपना हाथ उठाया। धक धक। आर्यन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस जवान बीटा को नहीं पता था कि पागल हो चुके मुखिया क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मत करो। अनजाने में आर्यन आर्यन ने अचानक उस आदमी को कसकर गले लगा लिया और चिल्लाया। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी इस हरकत से रुद्र प्रताप लू तैपन की हलचल पल भर में रुक जाएगी। मत करो। उस आदमी ने फटी हुई आवाज में आर्यन के शब्दों को दोहराया। जाहिर था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि उस आदमी का सुंदर चेहरा इस वक्त उलझन से भरा होगा। ऐसा मत करो, आर्यन बुदबुदाया, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वह रुद्र प्रताप को क्या करने से रोकना चाहता था। उस सन्नाटे में आर्यन को महसूस हुआ कि कोई बहुत मोटी और ठंडी चीज उसके टखनों के पास से गुजरी है। वह उनकी दिमागी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर का नाक था जो अंधेरे के दूसरी तरफ से वापस रेंग कर आया था। शुक्रिया, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। जवाब में रुद्र प्रताप ने उसके कंधे पर हल्का सा काट लिया। पागलपन में डूबे उस अल्फा को शायद लगा कि यह अंधेरी और उदास जगह उस काम को पूरा करने के लिए सही नहीं है, इसलिए वह अपनी बेकाबू इच्छा को इसी तरह शांत कर रहा था। आर्यन के चारों ओर मंडरा रही उनकी दिमागी शक्ति और फेरोमोन्स अब थोड़े नरम पड़ गए थे, जैसे वे अच्छे मूड में हों। आर्यन के दिमाग में यह अजीब सा विचार आया जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। उस जवान बीटा की सांसें तेज होने लगी। आर्यन को लगा कि वह शायद पागल हो रहा है। रुद्र प्रताप के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अब भी बहुत डरावनी थी। यहाँ तक कि आर्यन जैसा एक बीटा भी उनके भीतर छिपे गुस्से और खून की प्यास को महसूस कर सकता था। लेकिन अभी जो कुछ हुआ, उसने आर्यन को रुद्र प्रताप के उस उन्माद के पीछे छिपे मजबूत और कोमल व्यक्तित्व का एहसास कराया। फिर भी यह साफ था कि मौजूदा हालात में उनसे साधारण भाषा या किसी और तरीके से बात करना नामुमकिन था। आर्यन ने धीरे से अपना शरीर रुद्र प्रताप के करीब किया। उसने अपनी घबराहट को दबाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपने हाथ बढ़ाकर उस आदमी की गर्दन में डाल दिए। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। आर्यन ने अपनी आवाज को कोमल बनाया। आर्यन ने असल में यह तरीका महौरगा में भी आजमाया था, लेकिन उस वक्त जब उसने देखा कि उसकी कोमल बातों की वजह से रुद्र प्रताप ने अपनी सतर्कता कम कर दी है, तो आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह उस पुराने मंजर को याद नहीं करना चाहता था। क्या मौजूदा मिस्टर सी को उस समय की बातें याद है? अगर याद होंगी तो शायद वे अगले ही पल मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। आर्यन यह सोचे बिना नहीं रह सका। उस अंधेरे में सुध-बुध खो चुके रुद्र प्रताप लू तैपन अपनी बाहों में दबे उस डरे हुए नौजवान को एकटक देखते रहे। कुछ सेकंड रुकने के बाद उन्होंने थोड़े चिड़चिड़ेपन के साथ झुककर आर्यन के होठों को चूम लिया। उन्होंने हल्का सा दांतों से काटा, जिससे एक छोटा सा निशान पड़ गया। आह, दर्द हो रहा है। आर्यन पीछे हटा। तभी उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ। रुद्र प्रताप ने उसे थाम लिया और दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया। जब वे काफी दूर निकल गए, तब आर्यन को उस जगह से बंदूकों के गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी जहां वे पहले रुके थे। आर्यन नहीं जानता था कि रुद्र प्रताप यह सब कैसे कर रहे थे। इतनी अराजक स्थिति में भी उस आदमी ने बड़ी आसानी से अनगिनत सुरक्षा घेरों और जालों को तोड़ दिया और फिर उन उलझे हुए गलियारों और लिफ्टों के बीच सही रास्ता ढूंढ लिया। वह नहीं जानता था कि वह आदमी उसे कहां ले जा रहा है। वह बस इतना कर सकता था कि अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और उस आदमी के जितना संभव हो सके करीब आ जाए। एक पुरानी चाल, दी ओल्ड ट्रिक।
जब भी आर्यन को महसूस होता कि कोई वाइपर सैनिक या कोई और पास आ रहा है, वह सही समय पर अल्फा की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें कस लेता। फिर वह अनाड़ीपन से अपनी पुरानी चाल चलते हुए उनसे उन लोगों को छोड़ देने की भीख मांगता। वह नहीं जानता था कि वे उसके जान पहचान के वाइपर थे या स्नेक डेन के साधारण कर्मचारी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर रुद्र प्रताप ने हमला किया तो अंधेरे में छिपे उन लोगों का भारी नुकसान होगा और उसके मिस्टर सी होश में आने के बाद इस बात पर जरूर पछताएंगे। ऐसा मत करो मिस्टर सी, मुझे थामे रखिए, मुझे जाने मत दीजिए। चलो उनके पास से घूमकर चलते हैं। ठीक है। मुझे बंदूकों की आवाज से नफरत है। लड़ाई झगड़ा बहुत शोर भरा होता है। मुझे डर लग रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे पकड़े रहें। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों से लड़े। मिस्टर सी, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी के सिखाए उसने कोई अजीब हुनर सीख लिया हो। वह आर्यन, जिसे ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों के बारे में सोचकर भी सिरदर्द होता था, अब वो अंधेरे गलियारे में बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे शब्द बोल रहा था। आर्यन को नहीं लगता था कि वह पागल आदमी उसकी बातों को सच में समझ रहा है। अगर ऐसा होता तो वह बहुत पहले ही सामान्य हो गया होता। लेकिन हर बार जब वह शर्म से लाल होकर उस आदमी से विनती करता तो वह आदमी हैरानी में अपना सिर झुकाता और या तो उसे चूम लेता या उसके चेहरे और कंधों पर हल्का सा काट लेता। फिर वह आर्यन की इच्छा के अनुसार मुड़ जाता और उस दिशा में चल देता जहां कोई नहीं होता। लोहे के दरवाजों को हाथों से फाड़ने और अपनी दिमागी शक्ति से रक्षा उपकरणों को तहस-नहस करने के सिलसिले के बाद आर्यन सुन्न होकर रुद्र प्रताप के पीछे चलता रहा, जिन्होंने काल कोठरी के आखिरी सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दिया था। तकनीकी रूप से कहें तो उस अधनंगे आदमी ने आखिरी भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और बाहर निकल आया। आर्यन, आर्यन, रुद्र प्रताप, लू तैपन की बाहों में दुबक गया। अचानक पलकों पर पड़ी सूरज की रोशनी से उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। उसे आखिरकार एक बार फिर ताजा हवा, घास और पेड़ों की खुशबू और हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ। लेकिन इससे उसे राहत नहीं मिली। इसके उलट वह और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे उसका क्या इंतजार कर रहा है। और उसे जल्द ही इसका जवाब मिल गया। वहां उनका इंतजार कर रहे थे अनगिनत वाइपर दस्ते, जो भारी एक्सोस्केलेटन कवच आर्मो पहने हुए थे। उनके आसपास एक ठंडी और खतरनाक खामोशी थी और उन्होंने एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना रखा था। सूरज की तेज रोशनी बंदूकों की काली नली, चार्ज होती हुई प्लाज्मा तोपों की नीली चमक, लोहे की ढालों और युद्ध के लिए तैयार खड़े मेकास पर पड़ रही थी। जैसे ही वह भारी लोहे का दरवाजा गिरते ही रुद्र प्रताप सामने आए, सभी हथियार सीधे उस पीले और भयानक दिखने वाले आदमी की ओर तन गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा इतनी भारी थी कि मानो सबको कुचल देगी। रुद्र प्रताप की उमड़ती और खूंखार दिमागी शक्ति, मेंटल पावर के दबाव में वे लोग जिन्हें तुरंत गोली चलानी चाहिए थी, अपनी जगह पर ही जम गए। रुद्र प्रताप ने भावहीन नजरों से अपने सामने खड़े वाइपर सैनिकों और उन हथियारों को देखा। उनकी आंखों में अब भी सिर्फ एक अराजक तूफान था। वह दिमागी शक्ति, जो वहां मौजूद हर चीज को आसानी से नष्ट कर सकती थी, एक अदृश्य सांप की तरह हवा में लहरा रही थी। रुद्र प्रताप की चेतना, उन सबका अंत कर दो जो रुकावट बन रहे हैं। यह क्रूर विचार उनकी सुदबुद खो चुकी चेतना में कौंधा। लेकिन इससे पहले कि वे सहज रूप से हमला करते, एक दूसरी धुंधली चेतना ने उन्हें रोक दिया। तुम्हें ऐसा करना पसंद नहीं है। वह मीठी और कोमल आवाज, मानो कोई मीठा रस उनके कानों में घुल रहा हो, रुद्र प्रताप के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। अंधेरे तहखाने से लेकर यहाँ तक, उस युवक आर्यन की अनगिनत विनतियों और रुकावटों ने उनके बेकाबू दिमागी समंदर में एक बात बिठा दी थी। इन लोगों को कुछ मत करना, वरना वह दुखी होगा। रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें झुकाईं और अपनी बाहों में दबे उस बेहद परेशान युवक के चेहरे पर टिकी दी। उनकी तीव्र इच्छा ने उस अल्फा के शरीर को अपनी चरम सीमा तक खींच दिया था। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। कुछ मिनटों बाद आसमान से एक खूंखार और गहरे काले रंग का मेका मचा नीचे उतरा। वह काल कोठरी के दरवाजे पर किसी राक्षस देवता की तरह खड़ा हो गया। यह नामुमकिन है। आखिर यह सब क्या हो रहा है?
क्या यह महोर्गा है? क्या स्टुअर्ड ने इसे यहाँ भेजने के लिए इसके सिस्टम को हैक कर लिया है? असंभव। वह सामान्य दर्जे का एआई महोर्गा को कैसे हैक कर सकता है? यह तो बॉस का अपना मेका है। तो फिर तुम ही बताओ यह यहाँ कैसे पहुंचा? क्या बॉस की दिमागी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो गई थी? इस मेका को चलाने के लिए जितनी दिमागी शक्ति चाहिए वह मेरी शक्ति से 3 गुना ज्यादा है। तो क्या बॉस वाकई पागल हो गए हैं? भाई सच बताओ, मेरे तो पैर कांप रहे हैं। अगर बॉस पागल नहीं है तो क्या हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? मुझे तो लगता है कि बॉस पागल नहीं है। देखो उन्होंने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं। काले मेका के आते ही वाइपर सैनिकों के बातचीत वाले रेडियो चैनल, कम्युनिकेशन चैनल्स पर हड़कंप मच गया। वाइपर टेल्स और स्नेक डेन की सुरक्षा टीम, जो डर के मारे पत्थर जैसी हो गई थी, महोर्गा को सामने खड़ा देखकर दंग रह गई। नियम तो यह कहता है कि मेका जितना ताकतवर हो, उसे चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा दिमागी मजबूती चाहिए। अगर रुद्र प्रताप, लू तैपन वाकई अपना आपा खो चुके थे, तो उनके लिए महोर्गा को दूर से बुलाना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। ऐसी पुकार के लिए ड्राइवर की गहरी एकाग्रता और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। एक इंसान जो पूरी तरह पागलपन में डूबा हो, वह ऐसा कैसे कर सकता है? फिर भी उन पर दबाव डाल रही वह दिमागी शक्ति अब भी उतनी ही हिंसक और डरावनी थी, जो सांस बता रही थी कि यह किसी बेहद शक्तिशाली अल्फा का बेकाबू पागलपन ही है। आखिर माजरा क्या था? ठीक उसी पल महोर्गा का दरवाजा अचानक खुल गया। सदमे और उलझन में डूबे वाइपर सैनिकों ने देखा कि उनके अधनंगे नेता रुद्र प्रताप ने अपनी बाहों में दबे उस डरे हुए दुबलेपतले लड़के आर्यन को बड़े प्यार से समेटा और उसे मेका के अंदर ले गए। धातु के आपस में रगड़ने की एक कोमल और चिकनी आवाज आई। महोर्गा का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। तेज हवा का एक झोंका झाड़ियों को सरसराते हुए गुजर गया। हवा में अब भी भारी तनाव और बेचैनी घुली हुई थी। वह क्रूर, हमलावर और पागल कर देने वाली दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, आखिरकार वापस खींच ली गई थी। लेकिन फिर भी सभी वाइपर सैनिकों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अपने युद्धक मास्क के पीछे उन सैनिकों के चेहरों पर बेहद उलझे हुए भाव थे। कुछ देर बाद रेडियो चैनल पर किसी ने दबी हुई आवाज में एक सवाल पूछा। क्या अब हम महोर्गा को घेरने वाले हैं? मुझे याद आ रहा है कि वह बीटा आर्यन अभी तक अपने पूर्ण विकास डिफरेंशिएशन से नहीं गुजरा है, लेकिन देखा जाए तो वह एक बालिग है। क्या बॉस अब कानून तोड़ रहे हैं? एक मुश्किल सवाल, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाइपर सैनिकों के सामने अब एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उनके नेता की सुरक्षा और मानसिक स्थिति थी, और दूसरी तरफ एक आम नागरिक की सुरक्षा। रुद्र प्रताप का आर्यन को मेका के अंदर ले जाना सबको हैरान कर गया था। एक बार फिर आर्यन आर्यन को रुद्र प्रताप, लू तैपन द्वारा महोर्गा के अंदर लाया गया। यह कहना झूठ होगा कि आर्यन डरा हुआ और घबराया हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली बार यहाँ से भागने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है और महोर्गा में कुछ भी नहीं बदला था। उस गहरे काले मेका का मालिक यहीं बेकाबू हुआ था, उसे यहीं काबू में किया गया और ले जाया गया था। उसके बाद मेका का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया गया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेका के कॉकपिट की सफाई करे। आखिरकार रुद्र प्रताप वहां न भी हों, तब भी उनके उन्माद के अवशेष खौफनाक थे। जब आर्यन को जबरदस्ती ठंडे और सख्त केबिन डेक पर लिटाया गया तो वह सुन्न सा हो गया। बहुत अच्छी महक है। उस आदमी के गले से एक फटी हुई फुसफुसाहट निकली। आ जब उसके पहले से ही अस्तव्यस्त कपड़ों को बेरहमी से फाड़ दिया गया तो उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। चू! गीलेपन और चूमने की आवाजें गूंजने लगी। मिस्टर सी, मत कीजिए। वह अपने गले की गहराइयों से निकलती सिसकियों को रोक नहीं पा रहा था। एक खौफनाक दोहराव, अ टेरिफाइंग ओवरलैप। इस पल उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उस दिन के मंजर से बिल्कुल मेल खा रहा था। वही पागल और डरावना बेकाबू अल्फा उसे ढके हुए था, वही अंधेरा और बंद कॉकपिट, वही गर्म चुंबन, बेतरतीब स्पर्श, और वह फेरोमोन द्रव जो उसकी त्वचा को लगातार भिगो रहा था। यहाँ तक कि हवा में फूलों की वह धुंधली सी गंध भी वही थी। रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मत। छोटे से कॉकपिट में उस लड़के के इनकार और रोने की आवाज गूंजी।
शुरुआत में जब उस अल्फा ने यह सब शुरू किया था तो आर्यन इतना घबराया हुआ नहीं था। उसने अपनी पुरानी चालें दोहराई और उस बेकाबू मुखिया को गले लगाकर धीरे से विनती की। लेकिन इस बार आर्यन यह देखकर सहम गया कि उसकी छोटी सी अनाड़ी चाल अचानक बेअसर हो गई। उस आदमी ने न केवल उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी हरकतें और भी तेज और बेकाबू हो गईं। आर्यन इन सब का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बढ़ती तपिश, राइजिंग हीट। कॉकपिट का तापमान बढ़ रहा था। हवा चिपचिपी और नम हो गई थी, और वह मीठी भारी खुशबू इतनी गाढ़ी थी कि मानो उसने केबिन में मौजूद उन दोनों लोगों को जेली की तरह कसकर ढक लिया हो। आर्यन ने अपने होंठ कसकर भींच लिए ताकि उसके मुंह से कोई अजीब आवाज न निकले। उसके गाल भीगे हुए थे। यह बताना मुश्किल था कि वे उसके आंसू थे, पसीना था, या वह फेरोमोन द्रव जो उस अल्फा ने जानबूझकर उसके शरीर पर छोड़ा था। वह दुबला-पतला बीटा बुरी तरह कांप रहा था। अगर वह किसी को बताता तो शायद उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन इससे पहले रुद्र प्रताप द्वारा दिखाई गई हल्की कोमलता की वजह से आर्यन का तनाव काफी हद तक कम हो गया था। पर इस पल उसे फिर से एक गहरे खतरे का एहसास होने लगा। पहले वह शांत रहने का नाटक कर सकता था और मीठी मीठी बातें कर सकता था, लेकिन जल्द ही उसमें नाटक करने की हिम्मत नहीं बची और आर्यन आर्यन का रोना बहुत ही दयनीय और घबराहट से भरा हो गया। उस जवान बीटा की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक और दांत का निशान पड़ गया था। शरीर में अभी अभी पहुंचे उस अल्फा फेरोमोन्स की गर्मी पिघले हुए लावा मैग्मा जैसी थी, जिसने आर्यन को पूरी तरह कमजोर कर दिया। शायद इसलिए कि यह दूसरी बार था, इस बार का झटका पिछली बार जितना गहरा नहीं लगा। कम से कम आर्यन पिछली बार की तरह बेहोश नहीं हुआ। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि इस बार फेरोमोन्स मिलने के बाद आर्यन की वह हल्की सी बेचैनी, जिस पर उसने खुद भी ध्यान नहीं दिया था, उस गर्मी के बहाव में धीरे धीरे गायब हो गई। इसे एक उदाहरण से समझें तो यह वैसा ही था जैसे किसी फूलों की टहनी को काफी समय से पानी न मिला हो और आखिरकार उसे ठंडे झरने का पानी मिल जाए। उसकी झुकी हुई और मुरझाई हुई पत्तियां अब पानी से भर गई थी और धीरे धीरे खिलने लगी थी। लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं थी, खासकर इस समय आर्यन के लिए। फेरोमोन्स छोड़ने के बाद उस अल्फा रुद्र प्रताप की हालत वैसी शांत नहीं हुई जैसी आर्यन ने उम्मीद की थी, बल्कि सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी था। अपने पीछे उस आदमी की बेकाबू हरकतों को महसूस करते हुए आर्यन के गले से सिसकियां और टूटी हुई आवाज में विरोध निकलने लगा। मिस्टर सी, कृपया कृपया जाग जाइए। मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। अब तक उसकी आवाज बहुत बैठ चुकी थी, यहाँ तक कि वह सुनने में भी अजीब लग रही थी। लेकिन वह आदमी, जिस पर आर्यन की मीठी बातों का पहले कोई असर नहीं हो रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही आर्यन को इस बात का एहसास हुआ, उसने सिसकते हुए हिम्मत जुटाई और मुड़कर रुद्र प्रताप लू तैपन की ओर देखा। एक आदिम संघर्ष, अ प्रिमिटिव स्ट्रगल। उसकी नजरें उस आदमी की आंखों से मिली, वे गहरी, उलझी हुई और कोमल आंखें। रुद्र प्रताप अपने नीचे दबे उस युवक को खाली नजरों से देख रहे थे। वह आर्यन लगभग उनके मुंह के पास था। बस थोड़ा सा जोर लगाने की देर थी और वे उस नाजुक छिलके को तोड़कर उस मीठे फल का रस जी भर कर पी सकते थे। खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और वे लगभग उस रसीले, गाढ़े रस और कोमल मांस का स्वाद चख सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी हरकतें रोक दी। मिस्टर सी, क्या आप जाग गए हैं? आर्यन ने कांपते हुए रुद्र प्रताप की ओर देखा और उसके निराश दिल में अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसी पल उस अल्फा ने अचानक अपनी बाहें फैलाईं और आर्यन को कसकर गले लगा लिया। तुम मेरे हो। स्नेक डेन के स्वामी बार बार वही टूटी फूटी बड़बड़ाहट दोहरा रहे थे। रुद्र प्रताप पूरी तरह होश में नहीं थे। एक अल्फा की आदिम प्रवृत्तियों की वजह से उनके शरीर में जो तूफान उठा था, वह अब भी वैसा ही था। उनके खून में एक शिकारी जंगली जानवर का एहसास अब भी दौड़ रहा था। वे उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहते थे कि उनका पसंदीदा इंसान पूरी तरह से उनका हो जाए। वे चाहते थे कि उस लड़के के शरीर के रोम रोम को अपने अल्फा फेरोमोन्स से भर दें। हालांकि
दिमाग को पिघला देने वाली इस तीव्र इच्छा के बीच एक बहुत ही शांत और संयमित आवाज उन्हें लगातार चेतावनी दे रही थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनकी बाहों में मौजूद वह लड़का अभी पूरी तरह परिपक्व मैच्योर नहीं हुआ था और उसके शरीर से निकलने वाली कोमल महक इसका सबूत थी। समय से पहले किसी कली को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश उसे हमेशा के लिए मुरझा सकती थी। इसके अलावा उनका साथी रो रहा था, बिल्कुल पिछली बार की तरह। वे ही थे जिन्होंने उसकी महक में कड़वाहट भर दी थी। विरोध, उदासी, डर, ये बहुत ही बारीक एहसास थे, लेकिन रुद्र प्रताप, लू तैपन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। उनका शरीर अभी भी बेचैन था, किसी फटने वाले ज्वालामुखी की तरह, जैसे धरती के भीतर दहकता हुआ लावा किसी भी समय बाहर आने के लिए बेताब हो। लेकिन अभी नहीं, कम से कम इस वक्त नहीं। उनकी इच्छा शक्ति पतली बर्फ की तरह कमजोर थी, जो चेतना और आदिम वृत्ति के बीच एक धुंधली परत की तरह काम कर रही थी। सुदबुद खोई स्थिति में वह आदमी सिर्फ आर्यन आर्यन की गर्दन के पिछले हिस्से को अपने होठों से सहलाता रहा। यह बिल्कुल उस बड़े कुत्ते की तरह था जो लार टपका रहा हो, लेकिन मालिक की मर्जी के बिना अपना मुंह खोलने की हिम्मत न कर पा रहा हो। इस समय स्नेक डेन के स्वामी खुद भी एक अजीब सी घबराहट में थे। वे आर्यन की गर्दन के उस निशान को बार बार चूम रहे थे, मानो ऐसा करके वे थोड़ी और मिठास निचोड़ सकें। आर्यन की सांसें तेज थी। शुरुआत में वह इतना घबराया हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वह पुराना डरावना सपना फिर से हकीकत बनने वाला है, लेकिन जल्द ही उसे अपने पीछे मौजूद उस आदमी के भीतर चल रहे दर्दनाक संघर्ष का एहसास हुआ। यह चरम उत्तेजना और जबरदस्त आत्मसंयम के बीच एक भयानक जंग थी। मिस्टर सी, आर्यन ने फुसफुसाते हुए पुकारा। रुद्र प्रताप की हालत बहुत खराब थी और आर्यन इस बात को आसानी से महसूस कर पा रहा था। उस आदमी का बेहद सुंदर चेहरा इस वक्त थोड़ा बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। उसने आर्यन आर्यन को इतनी कसकर गले लगाया था जैसे वह उसकी पसलियां ही तोड़ देगा, लेकिन उसने आगे कोई हरकत नहीं की। पागलपन और तर्क के बीच का संघर्ष उस आदमी पर साफ दिख रहा था। रुद्र प्रताप, लू तैपन की आंखें गहरी लाल हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। तुम मेरे हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मत रो। बिना किसी तर्क वाली उनकी इन फुसफुसाहटों के साथ ही केबिन के अंदर उस अल्फा की दिमागी शक्ति, मेंटल पावर, फिर से बेकाबू होने लगी और माहौल बेहद खतरनाक हो गया। अंत में रुद्र प्रताप ने अचानक अपना हाथ उठाया और खुद पर ही हमला करने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे वे फिर से वही करना चाहते थे जो उन्होंने पहले किया था, खुद को बुरी तरह घायल करना, ताकि उस दर्द के जरिए वे इस पागलपन से बाहर निकल सकें और उन्हें होश आ जाए। मिस्टर सी, ऐसा मत कीजिए। एक स्वाभाविक सहजबोध इंस्टिंक्ट के कारण आर्यन ने अनजाने में रुद्र प्रताप को कसकर गले लगा लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुद्र प्रताप को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था। और उसी पल आर्यन को साफ महसूस हुआ कि वह क्रूर और बेकाबू दिमागी शक्ति अचानक शांत होने लगी है। क्या यह कोई इत्तेफाक था या फिर उसके गले लगाने का असर? आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। रुद्र प्रताप की हालत इतनी खराब थी कि वह सिर्फ अपने मन की बात मान सकता था। जैसे ही उसने देखा कि उनकी दिमागी शक्ति फिर से उग्र हो रही है, उसने उन्हें और कसकर पकड़ लिया और उनका नाम पुकारने लगा। कुछ बार ऐसा करने के बाद आर्यन को समझ आया कि यह तरीका वाकई काम कर रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ मिस्टर सी कहने से ज्यादा कुछ और शब्द कहीं ज्यादा असरदार थे। शुरू में तो वह उनके कानों के पास सिर्फ उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ शब्द हकलाते हुए फुसफुसाया, पर अंत में आर्यन को अपनी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं रही। उसका चेहरा शर्म से लाल था, पर वह और भी ज्यादा भावुक और मीठी बातें करने लगा। वे बातें ऐसी थी कि आर्यन को लगे कि वह कहीं जमीन में गड़ जाए और अगले जन्म तक अपना सिर बाहर न निकाले। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल रही हैं, लेकिन वे बातें बहुत काम की साबित हुईं। धीरे धीरे रुद्र प्रताप की दिमागी शक्ति शांत होने लगी। उनके ऊपर छाया हुआ वह पागलपन का साया भी कम होने लगा। उनकी गहरी आंखों में मचा वह तूफान धीरे धीरे थम गया
और उनमें वह समझदारी और तर्क वापस लौटने लगा जो स्नेक डेन के मुखिया की पहचान थी। शांति का एक पल, अ मोमेंट ऑफ पीस। आर्यन की कोमल आवाज और उसके स्पर्श ने वह कर दिखाया जो बड़ी बड़ी दवाइयां और मशीनें नहीं कर पाई थी। रुद्र प्रताप अब धीरे धीरे अपनी सुध-बूध वापस पा रहे थे। जब तक स्टुअर्ड एक इमरजेंसी मिलिट्री रोबोट के शरीर में खुद को बदलकर कैदखाने के दरवाजे पर पहुंचा, तब तक मोहर्गा के चारों ओर फैली वह हिंसक दिमागी शक्ति शांत हो चुकी थी। माना कि उस शक्तिशाली अल्फा के फेरोमोन्स अब भी बहुत प्रभावशाली थे और उसकी दिमागी शक्ति का दबाव महसूस किया जा सकता था। लेकिन लगभग हर कोई यह समझ पा रहा था कि बॉस के भीतर से निकलने वाली यह ऊर्जा वैसी नहीं थी जैसी उनके बेकाबू होने के समय थी। इस बात ने अनजाने में ही सबको थोड़ी राहत दी। लेकिन दूसरी ओर जैसे जैसे समय बीतता गया, सबके दिलों में घबराहट बढ़ने लगी। उस अल्फा की दिमागी शक्ति में जितनी संतुष्टि बढ़ती जा रही थी, युद्धक मास्क के पीछे छिपे स्नेक डेन के सैनिकों के चेहरे उतने ही अजीब होते जा रहे थे। खासकर इसलिए क्योंकि इसमें वाकई बहुत लंबा समय लग गया था। समय इतना लंबा था कि युद्ध के मैदान में लड़ने वाले इन पत्थर दिल वाइपर सैनिकों को भी अब अपनी अंतरात्मा में बेचैनी महसूस होने लगी थी। बंदूकों को किनारे रखकर वाइपर दस्ता बड़ी वफादारी के साथ अपने मुखिया के मेका के बाहर इंतजार कर रहा था। पर इंतजार बहुत लंबा खिंच गया था। आखिरकार स्टुअर्ट ने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा फैसला लिया। नहीं, उस एआई ने बड़े गंभीर लहजे में कहा और लड़खड़ाते कदमों से मोहर्गा की ओर बढ़ा। खड़े होकर तमाशा देखना मेरे बुनियादी नियमों के खिलाफ है। मास्टर आर्यन सिर्फ एक साधारण इंसान है और उनमें इतनी देर तक चलने वाले इस तीव्र व्यवहार को सहने की ताकत नहीं है। मालिक एक साधारण नागरिक की जान और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। यह एक गैरकानूनी काम है। वाइपर सैनिकों की हैरान नजरों के सामने वह एआई कड़वा घूंट पीकर मोहर्गा के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े अफसोस के साथ अपने नए शरीर को देखा, जिसे पाने के कुछ ही समय बाद वह खोने के लिए तैयार था। जैसे ही वह बाहर से मेका को जबरदस्ती खोलने वाला था, तभी उस गहरे काले दरवाजे में कंपन हुआ। अचानक एक बहुत ही मजबूत अल्फा फेरोमोन्स की लहर बाहर आई। केबिन के दरवाजे पर एक लंबा आदमी दिखाई दिया, जिसकी सांसें अब भी थोड़ी अस्त-व्यस्त थी। उसने उस जवान लड़के को, जो थकान की वजह से उसकी बाहों में ही सो गया था, कसकर पकड़ रखा था। रुद्र प्रताप, लू तैपन, एक उलझे हुए और गहरे भाव के साथ मोहर्गा से बाहर निकले। एक शांत अंत, अ क्वाइट कंक्लूजन। रुद्र प्रताप को होश आ गया था और आर्यन सुरक्षित था, भले ही वह पूरी तरह थक चुका था। स्नेक डेन में मची तबाही के बाद अब एक अजीब सी शांति छा गई थी। उन्होंने अपनी उन फेरोमोन्स की वजह से इधर-उधर भाग रहे बेचारे वाइपर सैनिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बड़ी सावधानी और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने आर्यन के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। इसे मेडिकल सेंटर ले जाओ और इसके शरीर की जांच करो। शायद मैंने उसे चोट पहुंचाई है। उस आदमी की आवाज भारी और बैठी हुई थी और उनके बात करने के अंदाज में एक अजीब सी शर्मिंदगी और उलझन साफ झलक रही थी। आगे की राह। रुद्र प्रताप को इस बात का गहरा एहसास था कि होश खोने के दौरान उन्होंने आर्यन के साथ जो किया, वह उसकी सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता था। स्नेक डेन के उस खूंखार स्वामी के चेहरे पर अब एक अपराधी भाव था। रुद्र प्रताप के विचार, वह एक मीठा और रसीला फल था। उन्होंने उस युवक को अपनी बाहों में भर लिया था और उनके शरीर में उबलता हुआ लावा और जहरीली आग आर्यन की उन कोमल कोशिशों से धीरे धीरे पिघलकर शांत हो गई थी। वे उस फल के मीठे रस का स्वाद लेने के लिए बेताब थे और सामने वाले की सिसकियों और आहों ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया था। दिमाग में बज रही चेतावनियों ने रुद्र प्रताप को आखिरी कदम उठाने से रोक दिया। इसके बावजूद एक अल्फा के लालची स्वभाव ने उन्हें चूमने, सहलाने और अपना निशान छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वे अपने प्यारे साथी पर अपनी एक गहरी महक छोड़ सकें। यह एक अद्भुत एहसास था, मानो कोई तपता हुआ तारा किसी मुलायम और रसीले बादल में गिर गया हो। उन्हें खुशी महसूस हुई, एक ऐसी चरम खुशी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज लेटर, स्नेक डेन की गहराई में एक निजी मेडिकल सेंटर था जो सिर्फ मुखिया के लिए बना था।
रुद्र प्रताप चुपचाप वार्ड के बाहर खड़े थे और खिड़की के शीशे से वार्ड के अंदर मौजूद दो लोगों को देख रहे थे। स्टुअर्ड स्टुअर्ड शुरू से ही आर्यन आर्यन के पास था और आर्यन अभी कुछ ही समय पहले होश में आया था। उस तबाही को बीते कुछ दिन हो गए थे, लेकिन आर्यन का चेहरा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा था। इसका कारण बहुत सीधा था। भले ही आर्यन को इसका एहसास नहीं था, लेकिन जब वह अपनी शर्म को भूलकर रुद्र प्रताप को शांत करने के लिए वे मीठी बातें कह रहा था, तब वह अनजाने में अपनी दिमागी शक्ति मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। आर्यन की उस खास दिमागी शक्ति ने रुद्र प्रताप के अशांत दिमाग को शांत कर दिया था और उनके बिगड़े हुए फेरोमोन्स को भी काबू में कर लिया था। नतीजा यह हुआ कि रुद्र प्रताप तो सामान्य हो गए, लेकिन बेचारा आर्यन अपनी दिमागी ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर बैठा और कोमा में चला गया। पिछले कुछ दिनों से आर्यन बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती से जूझ रहा था। दिमागी शक्ति के इतने ज्यादा इस्तेमाल के दुष्प्रभावों का इलाज बाहर से करना मुश्किल था, लेकिन स्नेक डेन में ऐसी सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद आर्यन की दिमागी ताकत वापस आ गई और वह होश में आ गया। खबर मिलते ही अपना सरकारी काम छोड़कर रुद्र प्रताप तुरंत वहां पहुंचे। फिर वे दरवाजे के बाहर ही रुक गए और कांच के पीछे से काफी देर तक उसे देखते रहे। मुखिया जी, पास खड़े मेडिकल स्टाफ ने हिचकिचाते हुए उनकी ओर देखा। वे थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। मास्टर आर्यन अब पूरी तरह ठीक है। हमने पहले भी रिपोर्ट दी थी कि मास्टर आर्यन की दिमागी शक्ति बहुत दुर्लभ है और वह आपके दिमाग को शांत करने में बहुत बड़ा असर दिखा सकती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे आपको फिर से परेशान। मुझे पता है। रुद्र प्रताप ने भारी आवाज में उनकी बात काट दी। उनकी नजरें अब भी वार्ड के अंदर मौजूद उस लड़के के पीले पड़े चेहरे पर टिकी थी। वह मुझे परेशान नहीं करेगा। उस आदमी की आंखों में एक हल्की सी कोमलता चमक उठी। इसके विपरीत उसने मुझे हमेशा रहने वाली शांति का एहसास कराया है, और बेहद भूखा भी। बात करते समय रुद्र प्रताप लू तैपन ने अपना हाथ उठाया और अपनी कलाई पर लगे नए मेंटल पावर सप्रेशन डिवाइस, दिमागी शक्ति को रोकने वाला उपकरण, को सबसे ऊंचे स्तर पर सेट कर दिया। उस दिन के बाद से रुद्र प्रताप की दिमागी शक्ति मोटे तौर पर सामान्य हो गई थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उनके बेकाबू होने का डर रहता था। इसलिए उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत थी। रुद्र प्रताप को इस बात की चिंता थी कि उनकी उमड़ती हुई दिमागी शक्ति कहीं वार्ड में मौजूद उस किशोर को दोबारा परेशान न कर दे। उनकी नजरों के सामने आर्यन आर्यन था, जिसकी आंखों के नीचे अब भी हल्के काले घेरे थे। उसका शरीर बहुत दुबला-पतला लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी चिंतित हो जाए। रुद्र प्रताप यह देख पा रहे थे कि आर्यन को उस एआई स्टुअर्ड की बातें उतनी दिलचस्प नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह थका हुआ होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था और उसकी हर बात का बहुत प्यार से जवाब दे रहा था। एक मशीन के सामने भी वह लड़का उतना ही विचारशील और सावधान था जितना वह हमेशा रहता था। उसका स्वभाव इतना कोमल और सीधा था जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिन्हें बहुत लाड़ प्यार और अनुशासन से पाला गया हो। ऐसे लोग इतने सीधे होते हैं कि अगर कोई उन पर थोड़ा भी दबाव डाले तो वे दूसरों की इच्छाओं के आगे पूरी तरह झुक जाते हैं। यहाँ तक कि उसका विरोध भी इतना दयनीय लगता था कि वह नहीं जानता था कि उसका यह विरोध दूसरों को और भी ज्यादा हिंसक बना सकता है। रुद्र प्रताप के दिमाग में उस दिन की कुछ धुंधली और अस्तव्यस्त तस्वीरें कौंध गईं। खिड़की के बाहर खड़े शांत और ठंडे दिखने वाले स्नेक लॉर्ड की भौहें अचानक तन गईं और उनके चेहरे पर अंधेरा छा गया। यह देखकर पास खड़ा मेडिकल स्टाफ घबरा गया, मानो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आर्यन को देखता तो वह यही कहता कि उसकी हालत गंभीर नहीं है। आखिर दिमागी ताकत की पूरी तरह से कमी के अलावा उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। हाँ, तकनीकी रूप से कहें तो उसके शरीर पर मौजूद उन लाल निशानों, नीले धब्बों और दांतों के निशानों, हिकीज, को एक तरह की चोट माना जा सकता था। बस इतना ही था। सच तो यह है कि उस दिन आर्यन की शारीरिक जांच के बाद स्नेक डेन के सभी लोग, जो बहुत उदास थे, राहत की सांस ले रहे थे और हैरान भी थे। एक अचानक मुलाकात। लगभग 10 मिनट से ज्यादा समय तक स्नेक लॉर्ड वार्ड के बाहर इंतजार करते रहे।
उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी मशीन को अनगिनत बार चेक किया। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल स्थिर और बेहतरीन थी, फिर भी वे एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तभी अचानक कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि रुद्र प्रताप की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और वार्ड के अंदर चले गए। मेडिकल स्टाफ अनजाने में उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे स्नेक लॉर्ड ने उसे अंदर से लॉक कर दिया है। मालिक। जब रुद्र प्रताप कमरे के अंदर आए तो उनके आने का तरीका बहुत कोमल नहीं था। आवाज थोड़ी तेज हुई, जिससे कमरे में मौजूद दोनों लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर गया। स्टुअर्ट की इलेक्ट्रॉनिक आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत खुशी खुशी अपने मालिक का स्वागत किया। उस पल आर्यन थोड़ा सहमा हुआ सा लगा। वह खाली नजरों से रुद्र प्रताप लू तैपन को देखता रहा और उसके होंठ धीरे से हिले। उसके चेहरे के हावभाव देखकर ऐसा लगा मानो उसने बहुत धीरे से मिस्टर सी पुकारा हो। लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी बात बदल दी। इस बार रुद्र प्रताप ने जो सुना वह बहुत ही सम्मानजनक और औपचारिक शब्द था, मुखिया जी, लॉर्ड पेट्रियार्क। यह सुनकर रुद्र प्रताप की भौहें थोड़ी तन गईं और उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। शायद सिर्फ स्टुअर्ड ही, जो उन्हें बहुत करीब से जानता था, यह देख सकता था कि आर्यन के मुंह से इतने औपचारिक शब्द सुनकर रुद्र प्रताप थोड़े उदास और चिड़चिड़े हो गए थे। तुम होश में आ गए, यह जानकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद रुद्र प्रताप ने रूखेपन से जवाब दिया। हालांकि उनके शरीर से एक बर्फीली और ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन उनकी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत और कोमल थी। इससे पहले कि आर्यन कोई जवाब सोच पाता, स्टुअर्ट की बेहद चहकती हुई आवाज ने उन दोनों के बीच के उस अजीब माहौल को तोड़ दिया। मास्टर आर्यन, आप इतना घबराइए मत। आपने जिस तरह मालिक के पागलपन को शांत किया, उसके लिए वे आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पता है, उस दिन उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, फिर भी वे अपनी मशीनों के साथ आपके मेडिकल केबिन के पास ही चिपके रहे ताकि वे आपकी हालत पर पल पल नजर रख सकें। आप जो भी चाहेंगे वे जरूर मानेंगे, इसलिए आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद स्टुअर्ट ने तुरंत रुद्र प्रताप की ओर मुड़कर देखा। वैसे मालिक, जैसे ही आपने सुना कि मास्टर आर्यन होश में आ गए हैं, आप तुरंत यहाँ पहुँच गए। फिर भी आप काफी देर तक वार्ड के बाहर खड़े रहे, क्या बात है? आर्यन। रुद्र प्रताप। स्नेक डेन के स्वामी एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। उन्होंने उस एआई स्टुअर्ट के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए अपनी आवाज थोड़ी भारी की। तुम अभी जिस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका चक्कर क्या है? रुद्र प्रताप ने रूखेपन से पूछा। स्टुअर्ट का नया रूप, द न्यू एंड्रॉयड बॉडी। ओह, यह एक मनोरंजन रोबोट, रिक्रिएशनल एंड्रॉयड का शरीर है जिसे मैंने खास तौर पर बाहर से मंगवाया है। जैसे ही रुद्र प्रताप ने उसके शरीर के बारे में पूछा, स्टुअर्ट उत्साह से भर गया। यह बाजार में अभी सबसे लोकप्रिय मॉडल है और इसे पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक एआई नहीं होता तो शायद इसे कभी नहीं खरीद पाता। देखिए, यह कितना शानदार है। हालांकि मजबूती के मामले में यह खिलौने जैसा है, पर इसकी बारीकियां देखिए कितनी लाजवाब है। इस रोबोट की त्वचा हमारे स्नेक डेन के उन सख्त फौजी सामानों से कहीं बेहतर है। जो हिस्से कोमल होने चाहिए वे कोमल हैं, और जो सख्त होने चाहिए वे सख्त हैं। इसका कदकाठी और इसकी गर्मी भी बिल्कुल असली इंसानों जैसी है। इतना कहते हुए स्टुअर्ट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहें फैलाकर अपने मालिक के सामने गोल चक्कर काटा। एक मनोरंजन रोबोट होने के नाते यह शरीर हर तरह से इंसानों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी इस वयस्क पुरुष शरीर की मजबूत मांसपेशियां। गेहूं रंग की त्वचा पर खास तौर पर तेल लगाया गया था, जिससे हर मांसपेशी चमक रही थी, खासकर उसका सीना। बाहरी दुनिया में इस रोबोट सीरीज के इतने लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसकी बनावट काफी हद तक वाइपर स्क्वाड की वर्दी जैसी थी। हालांकि कुछ बारीकियों में यह कुछ लोगों के खास शौक को भी पूरा करता था। उदाहरण के लिए, इसका खुला हुआ सीना, बेहद मजबूत पेट की मांसपेशियां, एब्डोमिनल मसल्स, कमर का हिस्सा जो काफी नीचे तक था,
और सीने व पेट की मांसपेशियों पर कसे हुए धातु के रिवेट्स वाले काले चमड़े के पट्टे। उन चमड़े के पट्टों ने पहले से ही उभरी हुई मांसपेशियों को और भी शानदार बना दिया था। और अभी कुछ ही देर पहले स्टुअर्ड बड़ी बेसब्री से आर्यन का हाथ पकड़कर उस सीधे साधे और बेचारे बीटा को अपनी उन मांसपेशियों को छूने के लिए उकसा रहा था। लगता है तुम आजकल बहुत खाली हो। उस आदमी ने स्टुअर्ड द्वारा अपने विशेष शरीर के बारे में दी गई जानकारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बेरुखी से पूछा। स्टुअर्ड ने अपनी आंखें झपकाईं। बेशक, मैं बहुत खाली हूं। उस एआई ने मासूमियत से अपनी ओर इशारा किया। मैं तो सिर्फ मास्टर आर्यन का साथ देने के लिए बनाया गया एक छोटा सिस्टम हूं। मेरे पास करने को कुछ खास नहीं है। बात करते करते नए शरीर की खुशी में डूबे उस एआई को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी। उसने लाचारी भरी नजरों से अपने सामने खड़े इंसान को देखा और दबे स्वर में बोला, क्या मैं अपने लिए कुछ काम ढूंढ लूं? उसने पूछा। स्टुअर्ड उस रोबोट शरीर को खोना नहीं चाहता था जिसे उसने अपनी पॉकेट मनी से बड़ी मुश्किल से खरीदा था। सन्नाटा और हिचकिचाहट। भले ही स्टुअर्ड ने यह बात सावधानी से कही थी, लेकिन बिस्तर पर लेटे आर्यन का चेहरा यह सुनते ही सख्त हो गया। ऊपर से तो वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह रुद्र प्रताप लू तैपन के साथ अकेले रहने के लिए अभी तैयार नहीं है। रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें झुका ली और आर्यन की ओर नहीं देखा। तभी कमरे में मौजूद उन दोनों लोगों ने उनकी शांत लेकिन साफ आवाज में एक आदेश सुना। चूंकि तुम्हारा काम साथ देना है, तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। यहीं रहो और अपना मुंह बंद रखो। जी ठीक है। स्टुअर्ड आज्ञाकारी बनकर आर्यन के बिस्तर से सबसे दूर वाले कोने में दुबक गया। भले ही स्टुअर्ड दूर था, फिर भी आर्यन ने राहत की सांस ली कि कम से कम वह चंचल और दोस्ताना एआई कमरे में मौजूद तो है। लेकिन इससे पहले कि वह चैन की पूरी सांस ले पाता, उसने देखा कि गंभीर चेहरे वाला वह लंबा आदमी एक कदम आगे बढ़ा और सीधे उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां अभी कुछ देर पहले स्टुअर्ड मजे से बैठा था। रुद्र प्रताप ने अनजाने में अपना भारी और कड़क काला फौजी ओवरकोट उतार दिया, जिससे युद्ध की वर्दी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में उनका बेहद कसरती और मजबूत शरीर साफ दिखने लगा। वे अब भी आर्यन के बहुत करीब थे। वहां न तो तेल से चमकती हुई मांसपेशियां थी और न ही वे काले पट्टे जिनका कोई गलत मतलब निकाला जा सके। वह सिर्फ एक साधारण कॉम्बैट यूनिफॉर्म थी, जो गर्दन तक पूरी तरह ढकी हुई थी। लेकिन आर्यन की नजर जैसे ही रुद्र प्रताप लू तैपन के शरीर पर पड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा बिना किसी वजह के लाल हो रहा है। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा फिर से गर्म होने लगा था। वह इतना घबरा गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी नजरें कहाँ टिकाए। रुको एक मिनट, मुझे इस तरह अपना आपा नहीं खोना चाहिए। आर्यन ने खुद को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से बात की। उसे यह मानना पड़ा कि रुद्र प्रताप का सामने होना उसे उन चीजों की याद दिला रहा था जिन्हें उसे याद नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस छोटे से कॉकपिट में जो कुछ भी हुआ, उसे अतीत में ही रहना चाहिए। एक नजरिए से देखा जाए तो उसके और मिस्टर सी के बीच एक असामान्य करीबी पल आया था, लेकिन वह एक मजबूरी और आपातकालीन स्थिति थी। रुद्र प्रताप सालों से अपनी फेरोमोन समस्या से जूझ रहे थे। उस समय वे मानसिक रूप से अस्थिर और खतरनाक थे, और आर्यन की दिमागी शक्ति ने बस उनकी उस हालत को शांत करने में मदद की थी। वे चुंबन, वे स्पर्श और वह फेरोमोन्स का बहाव, इन सबको एक कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की तरह माना जा सकता था। स्टुअर्ट से यह जानने के बाद कि उसकी दिमागी शक्ति रुद्र प्रताप को शांत कर सकती है, आर्यन तुरंत उस समय के उनके व्यवहार और उनकी असामान्यताओं को समझ गया। यह सिर्फ उनकी दिमागी शक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति थी। आर्यन ने अपने दिल की गहराइयों से खुद को चेतावनी दी। अपनी सीमा का एहसास। अपने पिछले जीवन की त्रासदियों को झेलने के बाद आर्यन किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानता था कि इन उच्च स्तरीय अल्फा और उनके परिवारों के लिए उसके जैसे बीटा सिर्फ दोस्त, अधीनस्थ या उपकरण हो सकते हैं। सबसे अच्छा यही था कि रिश्ता यहीं तक रहे और इससे आगे बिल्कुल न बढ़े। बेशक आर्यन को यह नहीं लगा कि मिस्टर सी के मन में उसके लिए वैसी भावनाएं होंगी जैसी राहुल
राहुल के मन में थी। आखिरकार यह इंसान कोई साधारण आदमी नहीं था। वह स्नेक डेन का स्वामी था, पूरे अर्थ अलायंस का नायक और खन्ना परिवार, खन्ना फैमिली का मुखिया था। वह आदमी रुद्र प्रताप था, लेकिन इसी वजह से उसे शुरू से ही अपनी स्थिति साफ करनी थी। आर्यन रुद्र प्रताप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इन भावनाओं के साथ आर्यन नहीं चाहता था कि वह बहुत ज्यादा शर्मीला या संकोची दिखे। आखिर वह जितना ज्यादा अजीब व्यवहार करता, उसकी स्थिति उतनी ही शर्मनाक होती। पर अफसोस कि मिस्टर सी के सामने आर्यन का शरीर हमेशा की तरह ईमानदार था। उस नौजवान के गाल हल्के लाल थे, उसका दिल किसी जाल में फंसे पक्षी की तरह धड़क रहा था और उसकी पसलियां जैसे एक संकरा पिंजरा बन गई थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने बैठा वह आदमी जब उसे देख रहा था तो उसकी आंखों में कितनी गहराई थी। एक छोटी सी खामोशी के बाद आर्यन ने रुद्र प्रताप लू तैपन का सवाल सुना। अब कैसा महसूस हो रहा है? उस आदमी का लहजा बहुत ही शांत था। आर्यन ने खुद को संभाला और फिर हिम्मत जुटाकर सीधे रुद्र प्रताप की ओर देखा। उसने एक जवान लड़के जैसी बेबाक मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, अब बहुत बेहतर है। पहले थोड़ा सिर चकरा रहा था, लेकिन आज मैं पूरी तरह होश में हूँ। डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मुखिया जी। इतना कहना काफी होना चाहिए। कुल मिलाकर सब कुछ सामान्य और स्वाभाविक लगना चाहिए था। आर्यन अपने दिल की गहराइयों से खुद का हौसला बढ़ा रहा था। क्या तुम्हारी गर्दन के पिछले हिस्से में अब भी दर्द है? इतनी मानसिक तैयारी के बाद आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र प्रताप सीधे ऐसा सवाल पूछ लेंगे। गर्दन का वह हिस्सा जहां एक शक्तिशाली अल्फा ने अपने दांत गड़ाए थे, जहां फेरोमोन्स की वह लहर भरी गई थी जो किसी भी पल शरीर से बाहर छलक सकती थी, जहां वह रोया था, विरोध किया था, लेकिन अंत में अपनी ही बाह को दांतों से दबाकर उस जबरन बहाव को सहने के लिए मजबूर था। अतीत की वे यादें उसके दिमाग में कौंध गईं और उसकी ग्रंथियों ग्लैंड्स में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह खुद को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे, उसका चेहरा बेकाबू होकर लाल से और भी लाल होता गया। वह ठीक है। इस बात का जवाब देते समय आर्यन की जुबान लड़खड़ा गई। उसे शक हुआ कि शायद उसके इसी हिचकिचाते हुए व्यवहार ने बिना वजह की चिंता पैदा कर दी, क्योंकि अचानक वह अल्फा अपनी ठंडी और ताकतवर ऊर्जा के साथ उसकी ओर झुक गया। माफ करना, मैं एक बार पक्का करना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है? हालांकि यह एक सवाल था, पर जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। लंबी उंगलियां, सख्त हथेलियां, ठंडे पोर। रुद्र प्रताप ने अपनी उंगलियों से आर्यन की गर्दन के पिछले हिस्से को हल्का सा छुआ और फिर हाथ पीछे खींच लिया। यह भर गया है। एक अनकहा तनाव, एन अनस्पोकन टेंशन। उस छोटे से स्पर्श ने आर्यन के पूरे शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ा दी। भले ही घाव भर चुका था, पर उस एहसास की छाप अब भी गहरी थी। उस आदमी की आवाज थोड़ी भारी थी, जो आर्यन के कानों में किसी फुसफुसाहट की तरह गूंजी। और फिर, मैंने पहले जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आर्यन ने रुद्र प्रताप लू तैपन की बेहद गंभीर आवाज सुनी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसका उचित मुआवजा, कॉम्पेंसेशन भी दूंगा। एक गंभीर वादा। रुद्र प्रताप का लहजा इतना औपचारिक और जिम्मेदार था कि आर्यन एक पल के लिए दंग रह गया। मुखिया ने न केवल अपनी गलती मानी, बल्कि वे अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार थे जो अनजाने में उनके हाथों हुआ था।